ऑल वीडियो। कीर्तना, the dissolution of a partnership firm. We started with dissolution. What is dissolution? We discussed that. What is dissolution basically? Dissolution में होता क्या है? The business is shut down, right? The business is closed. That is what is called as dissolution. Dissolution of a partnership firm is nothing but closure of a business. Companies के language में इसको liquidation. Companies के language में we call it liquidation. And partnership के language में we call it dissolution. Both are one and the same. Liquidation बोलो, dissolution बोलो, मतलब business बंद हो रहा है. The business is getting shut down. So why does it get shut down normally? There's a common reason. Losses. Common reason are losses. Apart from that, there are other reasons also. Okay, there might be disputes. There might be forcible dissolution, forceful dissolution. If you are not repaying your creditors, your lenders, that lender or bank may forcefully shut down your business via court of law. तो forceful dissolution होता है, disputes की वजह से होता है. Partnership at will हुआ तो मर्जी से भी हो सकता है. Okay, पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर वेंचर हुआ तो वेंचर खत्म होने के बाद हो सकता है. ये सब चीजें आप अग्रीमेंट में डाल सकते हो और उसके हिसाब से डिसॉल्व कर सकते हो. तो मर्जी से भी आपको जब बंद करना है तो एज पर अग्रीमेंट आप बंद करवा सकते हो, और मर्जी से नहीं, मतलब कंपल्सरीली भी आपका बिजनेस बंद किया जा सकता है. अनलॉफुल एक्टिविटी है, ओके, या फिर लेंडर वगैरह बैंक वगैरह का पैसा नहीं दिया तो वो आपका बिजनेस जबरदस्ती बंद कर. बट after taking into account all these things, सबसे common reason of dissolution is losses. ये सब reasons भी है but बहुत कम होते हैं. Major reason is losses की वजह से बंद. अब losses वाला dissolution हो, loss की वजह से बंद होने वाला हो, कि normal dissolution हो, profit के केस में बंद करने वाला dissolution हो, कोई भी dissolution हो, आपका process remains same. Okay, whatever the reason, whether due to losses or नॉर्मल बिजनेस का शट डाउन, प्रॉफिट वाले बिजनेस को भी बंद करना है या नॉर्मल बिजनेस को बंद करना है या फिर लॉस मेकिंग बिजनेस को बंद करना है, दोनों का प्रोसेस रिमेन सेम. आपको 12th स्टैंडर्ड में दोनों है. पहले नॉर्मल बिजनेस बंद करेंगे जो प्रॉफिट मेकिंग है, फिर लॉस वाले बिजनेस को बंद करेंगे जहां पे आप इंसॉल्वेंट हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए, जो प्रैक्टिकली काम. तो पहले वी विल बी लर्निंग नॉर्मल बिजनेस का शट डाउन, नॉर्मल बिजनेस का डिसॉल्व. क्लियर? प्रोसेस इज सेम, दोनों डिसॉल्यूशन का प्रोसेस इज सेम. तो याद है क्या प्रोसेस डिस्कस किया था हमने? द प्रोसेस, दो ही चीज का ध्यान रखें. व्हाट हैपेंस इन डिसॉल्यूशन? ओनली टू. Sell the assets and pay off the liabilities. सेल द एसेट्स, पे ऑफ द लाइबिलिटीज. सिंपल. एसेट्स को बेचो, पैसे इकट्ठा करो, लाइबिलिटीज को पे ऑफ. बस ये दो ही चीज करनी है आप. इन अ क्रक्स, in a gist, what is the core of dissolution? This is the core. Sell out the assets, get the money, pay off the liabilities. Liabilities में बाहर वाले को पहले पे करना है कि कैपिटल को पहले पे करना है? इसको पहले पे करना है. बाहर वाले एक्सटर्नल लायबिलिटीज को पे ऑफ करो, फिर जो पैसा बचेगा वो ओनर को चला जाएगा, है कि नहीं? तो बस इतना सा काम है मेन कॉमन इन डिसॉल्यूशन, कि भैया आपको लायबिलिटी एक्स्ट्रा, पहले एसेट्स बेचने हैं, एसेट बेच के जो पैसा आया उससे लायबिलिटीज को चुका दे. बराबर है? अब एग्जाम में, हाँ यस कीर्तना. Is it possible कि we have furniture of 30,000 and we have bills payable of 30,000, so we just exchange furniture for bills payable and so we don't get anything? Yes, possible. Directly to give that asset to settle that liability. We'll do that. Possible. Directly an asset is given to settle a liability. Yes. कर सकते. दोनों अग्रीएबल होना चाहिए, हमको अग्री होना चाहिए, सामने वाले पार्टी को अग्री होना चाहिए, वैल्यूएशन अग्री होना चाहिए, क्या वैल्यू पे. कैन डू. देन एग्जाम में आपका ये सम कैसे दिखता है, डिसॉल्यूशन कैसे आएगा? एग्जाम में जो है बोर्ड एग्जाम का पैटर्न, उसमें आपका क्वेश्चन 1 जो है
दैट इज ऑब्जेक्टिव, 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। क्वेश्चन 1 इज ऑब्जेक्टिव फॉर 20 मार्क्स। क्वेश्चन 2 जो है वो मेरे को ऐसा लगता है ये साल इट शुड बी एडमिशन या रिटायर, एडमिशन या रिटायरमेंट में से एक। एंड क्वेश्चन 3 जो है वो आएगा आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज या फिर डिसॉल्व, इन दोनों में से। ओके, सो एडमिशन या रिटायरमेंट में से एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एंड क्वेश्चन नंबर 3 बीओई या फिर डिसोल्यूशन में से, दोनों का वेट है 10-10 मार्क। बोथ द क्वेश्चंस आर ऑफ 10 मार्क्स। तो एडमिशन या फिर रिटायरमेंट में से एक करना है, बीओई या फिर डिसोल्यूशन, ठीक है। पास्ट पैटर्न ऐसे आ रही थी, ये साल पैटर्न चेंज हुआ है, लास्ट ईयर ही चेंज हो गया था, बट लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम हुए नहीं। तो आपका जो बैच होगा वो पहला होगा to write in the new board bank. So I'm guessing that admission, क्योंकि एडमिशन और डिसोल्यूशन का कॉम्बिनेशन थोड़ा वियर्ड है, रिटायरमेंट ऑफ बीओई का कॉम्बिनेशन थोड़ा वियर्ड है, क्योंकि आप फिर एडमिशन और रिटायरमेंट ही अटेम्प्ट कर सकते हैं ना, बाकी 2 चैप्टर पढ़ेंगे ही नहीं। एडमिशन और रिटायरमेंट काफी सिमिलर है, सो दैट्स व्हाई एडमिशन या रिटायरमेंट में ऑप्शन आएगा और बीओई और डिसोल्यूशन। और पहले भी ऐसा, but then which one to write amongst these four? योर चॉइस, व्हाटएवर यू फील इजी। ओके, एडमिशन या रिटायरमेंट दोनों फुल फ्लेजेड आने वाला है, दोनों में बैलेंस शीट टैली होना, और बीओई और डिसोल्यूशन दोनों में एकदम बड़ा सम नहीं होता है, नॉर्मल सा सम होता है। डिसोल्यूशन टैली होता है, बीओई कुछ टैली नहीं होता। डिसोल्यूशन टैली होता है तो इट इज एन एडवांटेज। तो लर्न प्रॉपर्ली एवरीथिंग, देन एग्जाम के दिन पे यू कैन टेक अ डिसीजन व्हाटएवर यू वांट टू अटेम्प्ट। लेकिन सब कुछ करने मत बैठ जाए, कभी लालच आ जाती है, ये भी इजी है, ये भी इजी है, वो भी इजी है, चलो सब कर देते। ऑप्शन के पीछे मत भागना, बराबर क्वेश्चन पढ़ना, आपको जो इजी लगे, आपको एकदम कंफर्टेबल लगे वो क्वेश्चन आप पढ़ें, ठीक है। सब कुछ ऑप्शन के पीछे भागना मत, ऑप्शन का कुछ मतलब नहीं है, जो है वो भी खराब हो जाएगा पहले वाला पार्ट, ओके। तो रिमेंबर दैट, या वी आर आस्किंग समथिंग इन बिटवीन। तो शुरू करते हैं विद द फर्स्ट प्रॉब्लम, ओके। यू हैव टू टेक 2 साइड्स, 2 साइड्स लेने हैं आपको नोटबुक के। 2 फ्रंट साइड हुए तो बेटर है, टेक 2 फ्रंट साइड्स। न्यू नोटबुक, नई नोटबुक की वो पहली वाली, न्यू नोटबुक बेटर, डिसोल्यूशन का न्यू नोट। रिटायरमेंट और डेथ एक कॉमन नोटबुक बोला था, डिसोल्यूशन न्यू नोट, ओके। डिसोल्यूशन न्यू नोटबुक, इसके बाद वाला एनपीओ भी न्यू नोट। 2 फ्रंट साइड्स लेना, टेक 2 फ्रंट साइड्स, टेक 2 फ्रंट साइड्स। और ये सपोज आपका जो है मिड पार्टीशन, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपका मिड पार्टीशन है नोटबुक का, ये LHS है, ये राइट हैंड साइड है। ये लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप पे आपको ड्रॉ करना है एक अकाउंट दैट इज कॉल्ड एज रियलाइजेशन अकाउंट। सर साइज कितना होगा रियलाइजेशन का? तो 3/4, 75% of your page will be taken by realization, 75%. Yes, yes, you can use margins, you can. Then sir, we'll make 2 more accounts or just 1 more account? इस साइड पे फिलहाल ये सब में एक ही अकाउंट है, 3/4 ऑफ अ साइड पे रियलाइजेशन, ओके। रियलाइजेशन, नॉट रिवैल्यूएशन, इट्स रियलाइजेशन। 3/4 of the side you will make just 1 account, that is realization account. और इसमें आपको लिखना है in the books of, in the books of। सर एक पेज पर रियलाइजेशन
આ એક સાઈડ પહેલા લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ પર, આ તારી લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ છે. લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ના 3/4 75% સાઈઝ નો બનાવી. In the books of heart, love and mind. In the books of heart, love and mind. This is particulars, 2 column for amount, particulars, 2 column for amount. So this is your left hand side. Left hand side पे realization account. Right hand side पे you need to make 2 other accounts. Right hand side के जो accounts है ना वो 1/3 side पे आ जाएंगे. 1/3 मतलब नीचे 1/3 blank रहेगा और इधर लेफ्ट हैंड साइड पे 1/4 blank रहेगा. बॉटम लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे का पार्ट थोड़ा ब्लैंक रह जाएगा. पूरा पेज नहीं लेगा रियलाइजेशन, 3/4 में आ जाए. और राइट हैंड साइड पे तो 1/3 साइज के 2 अकाउंट बनाने हैं. 1/3 पे 2 अकाउंट जो अपने. नंबर 1 you need to make is partners capital account. There are 3 partners. एंड उसके नीचे आपको बनाना है कैश या बैंक, वॉट एवर इज गिवन इन द लिस्ट. कैश कैश ये दोनों 1/3 साइज. ठीक है, दिस इज योर फॉर्मेट. हर एक प्रॉब्लम में ये 3 अकाउंट तो बनाने ही आपको. इसके अलावा भी एक्स्ट्रा अकाउंट्स आएंगे तो मैं आपको प्रॉब्लम के साथ बता दूँ. ये 3 अकाउंट तो हर एक प्रॉब्लम में होंगे होंगे और होंगे. ड्रॉ कर लो. હમણાં માટે આ જ 3 અકાઉન્ટ છે ને સર? और હમણાં માટે આ જ 3 અકાઉન્ટ છે ને? इसका आवाज क्रैक था. હમણાં માટે આ જ 3 અકાઉન્ટ છે ને? हाँ हाँ, दिस सम ओनली हैज 3. हमारा માટે આ in the books of heart, love and mind. Heart, love and mind are the partners. 3 partners sum. Generally in dissolution you may get max 2 to 3 partner ka problems. Two to three partners may be there in dissolution. 2 to 3 partners. All of you draw it.
लेफ्ट हैंड साइड पे रियलाइजेशन, राइट हैंड साइड पे आपका पार्टनर्स, कैपिटल एंड कैश. That's how the format will look like. That's how the presentation will look like. Two front sides you have to take. दो front side पे आपका पूरा problem हो जाए. Okay? So right side पे which account is bigger? Right side पे, Which account is bigger? right side पे capital and cash. No, the size. Which one is bigger or equal? नहीं, one third, same. One third. तीन part होता है ना पेज का. One third. Top one third capital, between one third you can make cash. Last one third will remain blank. There you can do working. Even realization के नीचे थोड़ा space बच जाएगा. There you can do working. चलो, हो गया? अब मुझे एक बात बताओ, डिसोल्यूशन कौन से डेट पे होगा नॉर्मली? ईयर एंड. ईयर एंड. ओके, जैसे एडमिशन ईयर एंड पे हो रहा था, रिटायरमेंट हो रहा था ईयर एंड पे. ओके, जैसे डिसोल्यूशन भी कब होने वाला है? ईयर एंड पे. वॉलंटरी चीज है, तो आप फाइनल अकाउंट बना के ट्राई करोगे कि आपका बिजनेस बंद हो जाए. ओके, रेयरली ऐसा होता है कि जबरदस्ती बिजनेस को साल के बीच में डिसकंटिन्यू करवाए. बहुत रेयर चीज, बहुत ही रेयर चीज. Even the loss-making business, you won't shut down in the middle of the year. Okay, even the loss-making businesses, and unless until very some accident occurs or something like unusual event occurs, तो बहुत ही unusual scam हो गया, accident हो गया, तो फिर ऐसा middle of the year closure हो सकता है. But उस केस में भी जनरली बिजनेस टिका देते हैं ईयर एंड तक, और ईयर एंड के टाइम पे आप बंद करवाएं. डिसोल्यूशन कैसा भी बिजनेस हो, 99% केसेस में ईयर एंड पे बंद होगा. ठीक है, अब ईयर एंड पे बंद होगा मतलब क्या? ईयर एंड पे आपने फाइनल अकाउंट्स बना दिए हैं, राइट? तो फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग बन गया, पीएनएल बन गया, बैलेंस शीट बन गया, कैपिटल बन गया, और आपको ये बैलेंस शीट दिया हुआ है क्वेश्चन. कैन यू सी दैट बैलेंस शीट इन द क्वेश्चन? दिस इज द बैलेंस शीट गिवन आफ्टर फाइनल अकाउंट्स, राइट? This is the balance sheet given after final, just like the balance sheet given to you in case of admission or retirement. Okay, इन दोनों केस में ईयर एंड पे होता था, तो ईयर एंड की बैलेंस शीट दे देते. डेथ में भी दे देते थे, लेकिन डेथ मिडल ऑफ द ईयर. डेथ ईयर एंडिंग पे नहीं होता, डेथ मिडल ऑफ द ईयर. इसलिए अपने को वो शेयर ऑफ प्रॉफिट का एक्स्ट्रा लफड़ा करना पड़ता है. शेयर ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो ये बैलेंस शीट का आइडिया आ गया आपको ईयर एंडिंग का. इनका ईयर एंड हुआ है 31 दिसंबर को, और इस दिन हम लोग बिजनेस को डिसॉल्व कर रहे हैं, बिजनेस को बंद कर. मिला आपको? सो जैसे मैंने आपको एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में स्टेप्स दिया था. नाउ दिस इज द लास्ट वार्निंग. आई गिव यू जस्ट 2 minutes टू टर्न ऑन द वीडियोस. आई विल फाइंड एनी वीडियो ऑफ, विल बी किक्ड आउट. तानिया, बंसी, अनुज, स्मित, पॉल, दियांशी, दिस इज द लास्ट वार्निंग. नो ऑफ वीडियोस विल बी अलाउड. ओके, this is the first lecture. Don't take that risk of missing the introduction. So balance sheet आपको दिया हुआ है on year end. Okay, Neil, tell your mom to message me फटाफट WhatsApp. Tanya, Bansi, Anuj, Smith, last one. Now बैलेंस शीट आपको ईयर एंड पे दी गई है. क्या बोला मैंने सुना? व्हेन आर यू गोइंग टू डिसॉल्व द बिजनेस? बोलो मेरे को, व्हेन आर यू गोइंग टू डिसॉल्व द बिजनेस? ईयर एंड. ईयर एंड. जैसे आपने फाइनल अकाउंट्स बना के रेडी कर दिए हैं, उस डेट पे आप बिजनेस को बंद कर रहे हो. ठीक है, अब जैसे मैंने आपको एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में स्टेप्स दिए थे, याद है? 5 steps: opening balance, then reserves, then capital, goodwill, reval, and then extract. वैसे ही आपको डिसोल्यूशन में भी एक स्टेप का स्ट्रक्चर फॉलो करना है. ओके, वंस यू आर क्लियर विद द स्टेप्स, 1 2 सम 3 सम लगेगा, टाइम लगेगा थोड़ा, बट एक बार स्टेप्स आ गए तो प्रॉब्लम विल बी अ केक वॉक. वेरी सिंपल. सो वेरी फर्स्ट स्टेप, ओके, वेरी फर्स्ट स्टेप इन डिसोल्यूशन. Very first step in dissolution is emptying the balance sheet. What did I say?
फर्स्ट स्टेप ऑफ डिसोल्यूशन इज एम्प्टिंग द बैलेंस शीट. एम्प्टिंग द बैलेंस शीट मतलब जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट में आइटम्स दिए हैं ना, उसको खाली करो और आंसर में अलग अलग जगह पे पोस्ट करो. क्वेश्चन में जो भी बैलेंस शीट में एवरी आइटम ऑफ द क्वेश्चन का बैलेंस शीट you will transfer it to some or the other place in your answer. आपका पूरा बैलेंस शीट खाली हो चुका हो. Okay, so let's understand this. First one, you start with the liability part. You will find all the capitals. Where you will put those capitals? कैपिटल अकाउंट. Partners Capital account, by balance BD. यही आप करते थे, right? Admission, retirement. तो कैपिटल अकाउंट में लिख दो स्टार्टिंग में बाय बैलेंस बीडी. 20,000, 15,000, 10,000. 20,000, 15,000, 10,000. ऑब्वियसली बैलेंस शीट जहां पे क्लोज हो रही है, हमारा डिसोल्यूशन का प्रोसेस वहां पे शुरू हो रहा है. प्रैक्टिकली डिसोल्यूशन प्रोसेस को लगता है थोड़ा टाइम, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना भी लग जाता है डिसोल्यूशन प्रोसेस को. लेकिन अगेन वी आर सुपरमैन. We will do everything on one single day. Okay, just like we finished admission का process in one single day, retirement का process in one single day, वैसे dissolution का process also will be completing in one single day. Okay, तो balance sheet जहाँ खत्म हुआ, हमारा capital वहाँ शुरू हुआ process की. तो ये हो गया आपका capital, बराबर. capital में balance. उसके बाद दिया हुआ आपको general reserve. अब आपको बताया था यार डिसोल्यूशन के वक्त जनरल रिजर्व का क्या करना है आपको. डिस्ट्रीब्यूट करते थे. डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि रखना है, उसको कुछ रखना है बैलेंस शीट में. क्या डिसोल्यूशन के बाद कोई बैलेंस शीट बनने वाली है? नहीं, क्योंकि नहीं, बिजनेस तो क्या हो रहा है, बंद हो रहा है. इनफैक्ट अपने को बैलेंस शीट खत्म करनी है, वही तो टारगेट है डिसोल्यूशन का, राइट. बैलेंस शीट को खत्म करना. तो कोई चीज बैलेंस शीट में नहीं रहने वाली है. ओके, या आई गॉट द मैसेज. नाउ बैलेंस शीट नहीं रहने वाली है, बराबर है अभी. तो क्या करना है आपको? जनरल रिजर्व क्या करोगे बताओ. पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड. जैसे आप एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में करते हो, सेम वे बाय जनरल रिजर्व. बाय जनरल रिजर्व कौन सा रेशियो में करना है इसको? चेक करो कहीं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है क्या पार्टनर्स का. 1:1 ratio. कुछ नहीं दिया तो क्या अज्यूम करने का? 1:1. 1:1. तो कितना था आपका जनरल रिजर्व? 9,000 था. तो उसको 3,000, 3,000, 3,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए. कैपिटल लिख दिया, जनरल रिजर्व भी लिख दिया. कैपिटल लिख दिया, जनरल रिजर्व भी लिख दिया. उसके बाद बचते हैं क्रेडिटर्स, राइट. तो क्रेडिटर्स को टेम्पररी छोड़ो, क्या करना है मैं बता. एसेट साइड पे आ जाओ. बिल्डिंग फर्नीचर स्टॉक को भी छोड़ो. नीचे कैश दिख रहा है आपको. एसेट साइड पे कैश. क्या करोगे कैश का? टू बैलेंस बीडी करोगे ना. शुरुआत बैलेंस शीट का क्लोजिंग बैलेंस, अपना डिसोल्यूशन प्रोसेस का ओपनिंग बैलेंस. तो कैश अकाउंट में लिख दो टू बैलेंस बीडी. सेम वे just like we used to write in admission, retirement, death, to balance BD 2,000. सेम चीज किया मैंने, बराबर है. सो पहला स्टेप है एम्प्टी द बैलेंस शीट. एम्प्टी द बैलेंस शीट में हमने कैपिटल ट्रांसफर कर लिया, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, कैश बैलेंस लिख लिया. अब जो भी बचता है इनको छोड़. अच्छा, कुछ लॉसेस होते तो कभी एसेट साइड पे पीएनएल अकाउंट दिखता है आपको मालूम है, अक्यूमुलेटेड लॉस. उसको क्या करते हो? डिस्ट्रीब्यूट. उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते, कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट, जस्ट लाइक एडमिशन, रिटायरमेंट है. ठीक है, यहां तक सब सेम था. अब जो भी बचे हुए एसेट और बचे हुए लायबिलिटी है, इनको छोड़ के, ये कैपिटल अकाउंट, ये रिजर्व और ये कैश को छोड़ के, जो भी बचे हुए एसेट और बचे हुए लायबिलिटीज हैं, उनको कहाँ ट्रांसफर करना है? उनको ट्रांसफर करना है इस अकाउंट, रियलाइजेशन. ओके, कैसे ट्रांसफर करना है और क्यों ट्रांसफर करना है मैं आपको बताऊंगा. ओके, पहले तो जितने एसेट है ना, जितने एसेट, उसको ट्रांसफर करने का ऑन द डेबिट साइड ऑफ रियलाइज.
जितने एसेट हैं उनको ट्रांसफर करने का ऑन द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन. सुन लेना ध्यान से. Assets will be transferred to the debit of realization and liabilities will be transferred to the credit of realization. Is this clear? Assets would be transferred to the debit of realization and liabilities will be transferred to the credit of realization. आप लोग सब एसेट को बंद करोगे और उनको डाल दोगे रियलाइजेशन डेबिट. एसेट खत्म कर दोगे, बैलेंस शीट से निकाल के यहाँ पे ट्रांसफर कर दो. मतलब एसेट अकाउंट सब बंद हो जाएंगे, अब वो चले जाएंगे रियलाइज. एसेट विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन डेबिट एंड लायबिलिटीज विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन क्रेडिट. अब लिखने का कैसा देखो, और क्या करना है, क्यों करना है, ये भी मैं बता रहा हूं. व्हाई आर वी डूइंग एसेट्स ऑन द डेबिट ऑफ रियलाइजेशन. तो डेबिट ऑफ रियलाइजेशन पे जाओ और यहाँ पे लिखो टू सन्ड्री एसेट. टू सन्ड्री एसेट. रियलाइजेशन डेबिट में जाओ और लिखो टू सन्ड्री एसेट्स. अब टू सन्ड्री एसेट्स के अंदर जितने एसेट है ना, उसको जो बैलेंस शीट में दिया, मैंने एडजस्टमेंट कुछ नहीं पढ़ा है अभी तक. आर यू लिसनिंग टू मी? आई हैवंट read a single adjustment yet. I'm just emptying the balance sheet. जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट में बुक वैल्यू पे एसेट लायबिलिटी दिया वो मैं ट्रांसफर कर. तो सन्ड्री एसेट्स में लिख देना है आपको बिल्डिंग, इनर कॉलम 30,000, फर्नीचर इनर कॉलम 5,000 और स्टॉक इनर कॉलम 28,000. ठीक है. बिल्डिंग, फर्नीचर और स्टॉक तीनों चले गए आपके रियलाइजेशन के डेबिट साइड. टोटल कितना होता है? 35 प्लस 28, 63,000. कैन यू सी दैट? इज दैट करेक्ट? 63. और लायबिलिटीज कौन से साइड पे बोला मैंने? लायबिलिटीज को डालना है आपको क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन. इधर लिखने का बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, और इधर लिख देने का क्रेडिटर्स, बाय सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट, इधर बाय टू सन्ड्री एसेट अकाउंट, और इधर लिख देने का क्रेडिटर्स. इधर लिख देने का क्रेडिटर्स. एक ही दिख रहा है मेरे को. विल यू ट्रांसफर कैपिटल और जनरल रिजर्व टू रियलाइजेशन? No. It is already kept under separate account. Will you transfer cash to realization? No. It is also kept under a separate account, cash. Okay? तो ये किया क्यों? ये करने का रीजन क्या था? आपको पता है कल मैंने इंट्रो बताया था लास्ट लेक्चर आपको डिसोल्यूशन का बैलेंस शीट के फॉर्म में. तब हमने क्या किया था? हमने एसेट्स बेचे थे और लायबिलिटीज को पे ऑफ किया था. लेकिन मुझे एक बात बताओ, आप जब एसेट को बेचने गए तब क्या आपको सब एसेट बुक वैल्यू पे सेल हो गए थे? सब आपके सेम वैल्यू पे सेल हो गए थे? Did all the assets get sold off at book value? Get sold off at book value? सर नहीं, किस पे प्रॉफिट था तो किस में लॉस? किस पे प्रॉफिट था, किसी पे लॉस था. some assets were sold at profit, some were sold at a loss, right? और वो प्रॉफिट लॉस कहाँ ट्रांसफर किया था हमने? कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल. तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपका ये एसेट आपको दिख रहा है बिल्डिंग. बिल्डिंग का वैल्यू कितना दिया ऊपर बैलेंस शीट? 30,000 दिया. और नीचे एडजस्टमेंट में देखो द एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलो. रियलाइज्ड मतलब सोल्ड, रियलाइज्ड मतलब कितना पैसा आया बेच. तो नीचे देखो बिल्डिंग बेच के कितना आया? 60,000 आया. कैन यू ऑल सी दैट? तो 30,000 की बिल्डिंग 60,000 में बिकी. तो 30,000 का क्या हुआ? प्रॉफिट. वो प्रॉफिट किसको जाना चाहिए? ऑल थ्री पार्टी. उसका जर्नल एंट्री क्या होगा? आप याद है 11th में करते थे सेल ऑफ एसेट. तो कैश टू बिल्डिंग, कैश टू बिल्डिंग टू प्रॉफिट. बराबर है. ये होता है 60,000, ये होता है 30,000 और ये होता है 30,000. अब ये 30,000 का प्रॉफिट जो है ये किसको जाता है? ऑल पार्टनर.
कैपिटल को जाता है, ध्यान से देखना। तो कैन आई राइट ये प्रॉफिट के जगह पे कैपिटल अकाउंट, वुड दैट बी राइट? एक ही बात है कि प्रॉफिट Yes. जाने वाला है कैपिटल में, कैपिटल को बढ़ाएगा, राइट? प्रॉफिट टू कैपिटल करते हो ना, तो प्रॉफिट को कट कर दिया। तो मैंने क्या किया, कैश टू बिल्डिंग टू कैपिटल लिखा। किसका कैपिटल? All three. ऑल थ्री पार्टनर। तो कितना जाएगा हार्ट लव एंड माइंड को? 10, 10, 10. 10 10 और 10 जाएगा प्रॉफिट का। यस और नो? तो हुआ क्या, कैश में आया 60, बिल्डिंग गया 30 का, और ये जो है प्रॉफिट के जगह आई एम राइटिंग व्हाट? कैपिटल। प्रॉफिट के जगह आई एम राइटिंग कैपिटल। तो टू कैपिटल, हार्ट लव एंड माइंड, 10 10 एंड 10। इज दिस क्लियर? ये एंट्री पहले समझ आई आपको? ऑल ऑफ यू कंफर्टेबल विद दिस? कैश टू बिल्डिंग टू प्रॉफिट के जगह कैश टू बिल्डिंग टू कैपिटल। अब यही एंट्री हम लोग कैसे करेंगे डिसोल्यूशन के सम में? ध्यान से देखो, मैं करूंगा पहले रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। रियलाइजेशन टू बिल्डिंग अकाउंट कितना करूंगा मैं? 30,000। रियलाइजेशन टू बिल्डिंग 30। ओके, फिर मैं ये जब बिल्डिंग बेचूंगा तब मैं कैश टू बिल्डिंग नहीं मारूंगा, मैं मारूंगा कैश टू रियलाइज। कैश टू रियलाइज ये मारूंगा मैं 60,000। 60 में बेच। ओके, अब रियलाइजेशन अकाउंट जो मैंने बनाया है, ये रियलाइजेशन अकाउंट का समरी है। इसमें मैंने लिखा हुआ है टू बिल्डिंग 30,000 और इधर लिखा है कैश टू रियलाइज। तो बाय कैश 60,000। ओके, नाउ कैन यू सी दिस रियलाइजेशन अकाउंट? विच साइड इज ग्रेटर? क्योंकि 60 में बेचा है, 30 का बिल्डिंग था, तो क्रेडिट इज ग्रेटर। तो दिस इज कॉल्ड एज 30,000 का प्रॉफिट। दिस इज कॉल्ड एज 30,000 का प्रॉफिट। जैसे रिवाल को बंद करते थे प्रॉफिट आता था, दिस इज कॉल्ड रियलाइजेशन का प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट किसको जाना चाहिए 30,000 का? All partners. ऑल पार्टी, दैट इज हार्ट लव एंड माइंड, उसको जाएगा 10 10 10। तो इसका एंट्री क्या हुआ? हार्ट लव एंड माइंड को जो मैंने प्रॉफिट ट्रांसफर किया, इसका एंट्री क्या होगा? रियलाइजेशन टू कैपिटल होगा कि कैपिटल टू रियलाइजेशन होगा? रियलाइजेशन टू कैपिटल। देखो मैंने क्या किया, वंस अगेन आई विल रिपीट, ध्यान से देखो। मैंने पहले मारा रियलाइजेशन टू बिल्डिंग, पहले मैंने बिल्डिंग को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया। फिर कैश टू बिल्डिंग नहीं मारा, कैश टू रियलाइजेशन। क्यों कैश टू रियलाइजेशन? क्योंकि बिल्डिंग अकाउंट अभी है ही नहीं, बिल्डिंग को मैंने डाल दिया रियलाइजेशन। तो अभी कैश टू बिल्डिंग नहीं, कैश टू रियलाइज। ओके, उसके बाद ये रियलाइजेशन अकाउंट बनाया। इसमें देखो रियलाइजेशन टू बिल्डिंग, रियलाइजेशन में टू बिल्डिंग, कैश टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन में बाय कैश, ये प्रॉफिट हुआ, ये कैपिटल में डाला, तो रियलाइजेशन टू कैपिटल। तो एंट्री क्या हुई? रियलाइजेशन टू कैपिटल। तो रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल। कितना प्रॉफिट हुआ आपका? 30,000। किसको जाएगा ये? हार्ट लव और माइंड, 10 10 10 10 10 10। अब आप ये दोनों चीजों को देखो साइमल्टेनियस। देखो ये एंट्री देखो, लेफ्ट वाली देखो, और ये राइट वाली एंट्रीज देखो। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। मुझे बताओ रियलाइजेशन में कुछ बचेगा क्या अगर सब एंट्री को साथ में देखोगे? तो रियलाइजेशन में कुछ बचेगा? रियलाइजेशन दिख रहा है यहाँ पे, नलिफाई हो रहा है, नलिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, हो रहा है। ये रियलाइजेशन डेबिट 30,000, ये डेबिट 30,000 और ये क्रेडिट 30,000 कट हो रहा है। तो अल्टीमेटली बचा क्या? देखो बिल्डिंग को 30 का क्रेडिट मिला, इधर भी बिल्डिंग को 30 का क्रेडिट मिला। कैश को 60 का डेबिट मिला, इधर भी कैश को 60 का डेबिट मिला।
पार्टनर कैपिटल को 10 10 10 का क्रेडिट मिला, पार्टनर कैपिटल को 10 10 10 का क्रेडिट मिला, यही 30,000 है। ये जो 30,000 है ये 10 10 10 लिखा हुआ है मैंने। आर यू गेटिंग दिस? तो कैश टू बिल्डिंग टू प्रॉफिट की ही एंट्री है, खाली मैंने यहाँ पे थोड़ा घुमा के थोड़ा डिटेल में किया, रियलाइजेशन अकाउंट को बीच में लाया। सर ऐसा क्यों किया? डायरेक्टली नहीं कर सकते क्या? कैश टू बिल्डिंग और प्रॉफिट को डाल देते कैपिटल में। एब्सोल्युटली कर सकते हो, एब्सोल्युटली कर सकते हो, लेकिन होगा क्या? मेरी बात सुनो आप लोग ध्यान से। हमने डायरेक्टली क्यों नहीं किया और वाया रियलाइजेशन क्यों किया? क्यों किया ऐसा? क्यों किया? क्योंकि क्या आपके पास बुक्स में खाली एक एसेट है कि बहुत सारे एसेट है? बहुत सारे ये सब में खाली 3 है। अगला कोई समझ जहाँ पे 8-10 एसेट हो तो 8-10 एसेट बेचने पड़ेंगे, और 8-10 एसेट पे प्रॉफिट लॉस होगा तो 8-10 बार आपको प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा और कैपिटल में डालना पड़ेगा घड़ी घड़ी। वैसे ही आपके पास एक लायबिलिटी है कि बहुत सारी लायबिलिटीज होती है? नॉर्मली बहुत होती हैं, 3 4 5 होती हैं। तो हर एक लायबिलिटी को पे ऑफ करोगे, हर एक लायबिलिटी पे प्रॉफिट लॉस आएगा, हर एक बार आपको कैपिटल में एडजस्ट करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? रियलाइजेशन की मदद लेते हैं। रियलाइजेशन हमारा काम बढ़ा नहीं रहा है, हमारा काम कम कर रहा है। आपको पता चलेगा। ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, इसमें मैंने एक एसेट लिया, बिल्डिंग। अभी हम लोग सब एसेट को ऐसा ही ट्रीट करेंगे, सबको रियलाइजेशन में डालेंगे और सीधा रियलाइजेशन से डिस्पोज कर देंगे, बेच देंगे। तो होगा क्या? हेल्प क्या होगी रियलाइजेशन की वजह से? आपको हर एक एसेट और हर एक लायबिलिटी पे इंडिविजुअली प्रॉफिट लॉस ढूंढने की जरूरत नहीं। You need not calculate individual profit or loss on individual asset liability. ये लफड़ा नहीं आएगा। सीधा का सीधा रियलाइजेशन का क्रेडिट माइनस डेबिट करोगे ना, एक साथ सब एसेट और सब लायबिलिटी का प्रॉफिट एक साथ मिल जाए, एक स्ट्रोक पे मिल जाए। जैसे कि ये बिल्डिंग का एग्जांपल हुआ, बिल्डिंग का कितना प्रॉफिट था? बिल्डिंग का कितना प्रॉफिट हुआ था आपको बोलो मेरे को? 30,000। ओके, ये दिमाग में रखना। अभी सुनो ध्यान, मेरे को बताओ, ऊपर फर्नीचर दिया है, फर्नीचर 5,000 का है, कितने में बेचा है? नीचे पढ़ो। 2,000। इज इट अ गेन और अ लॉस? लॉस। अगर मैं नॉर्मल तरीके से करूं तो क्या एंट्री करूंगा फर्नीचर का? बताओ। कैश लॉस टू Cash loss to furniture. कैश लॉस टू फर्नीचर, बराबर है। अब कैश आया 2,000, फर्नीचर था 5 का, लॉस हो गया 3। अब ये लॉस किसको जाने वाला? कैपिटल टू लॉस। कैपिटल टू लॉस होएगा ना, तो लॉस को कट कर दो। कैन आई राइट डायरेक्टली कैपिटल ओवर हियर? कौन से कैपिटल में जाएगा ये लॉस? ऑल थ्री पार्टनर, हार्ट लव माइंड तीनों को जाएगा, 1000 1000 1000, बराबर है। यही चीज मैं अभी कैसे दिखाने वाला हूं? 3 एंट्रीज करके दिखाऊंगा। पहले एंट्री में करूंगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, फर्नीचर को उठा के डाल दूंगा रियलाइजेशन, जो आपने ऑलरेडी किया हुआ है। ये दिख रहा है, ये रियलाइजेशन में टू फर्नीचर। कैन यू सी दैट? अब आप जब बेचोगे तो विल यू पास एन एंट्री कैश टू फर्नीचर कि कैश टू रियलाइज? कैश टू रियलाइजेशन। कैश टू रियलाइज। अभी वैसे कैश टू फर्नीचर होता है, लेकिन फर्नीचर अकाउंट अभी बंद कर दिया। यू हैव क्लोज डाउन फर्नीचर एंड यू हैव ट्रांसफर इट टू रियलाइजेशन। सो डायरेक्टली कैश टू रियलाइज, कैश टू रियलाइजेशन। कितने में बेचा? 2,000, 2,000 में बेचा, बराबर। अब ये समझो रियलाइजेशन अकाउंट है, ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट है। इसमें आपने क्या लिखा हुआ है? टू फर्नीचर लिखा हुआ है 5, और इधर लिखा है बाय कैश 2,000। अब मुझे बताओ, विच साइड ऑफ रियलाइजेशन इज ग्रेटर? डेबिट। डेबिट इज ग्रेटर देन क्रेडिट, यस और नो?
तो प्रॉफिट होगा कि लॉस? लॉस। लॉस। डेबिट साइड मतलब एक्सपेंस जैसा ही पकड़ के चलो, रियलाइजेशन और रिवैल सिमिलर है, एक्सपेंस जैसे ही पकड़ के चलो डेबिट साइड। ये आपका सब डेबिट साइड मतलब खर्चा, क्रेडिट साइड मतलब गेन। तो डेबिट माइनस क्रेडिट 5 माइनस 2 कितना होता है यहाँ पे? लॉस ऑफ 3000 होता है। Yes. कौन शेयर करेगा ये लॉस, बताओ मेरे को? All partners, all ratio. ऑल पार्टनर होल्ड रेशियो। तो बाय पार्टनर कैपिटल लिखोगे ना यहाँ पे, हार्ट लव माइंड 1000 1000 1000 बराबर है। तो एंट्री क्या होगी ये लॉस की? एंट्री क्या होगी? कैपिटल टू रियलाइजेशन। विल इट बी रियलाइजेशन टू कैपिटल या कैपिटल टू रियलाइजेशन? Partners capital to realization. पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। तो पार्टनर कैपिटल टू रियलाइजेशन, बट विच पार्टनर कैपिटल? All partners. No? ऑल पार्टनर मतलब हार्ट लव माइंड तीनों को जाएगा 1 1 1। अब आप ये दोनों एंट्री को वापस देखो, ये लेफ्ट वाली एंट्री और ये राइट वाली, ये लेफ्ट वाली और ये राइट वाली। लेफ्ट वाली एक्चुअली है, राइट वाली वाया रियलाइजेशन। कैन यू सी रियलाइजेशन अकाउंट ऑन द राइट हैंड साइड? कुछ बच रहा है रियलाइजेशन में आपका बैलेंस? ये 5 डेबिट, ये 2 क्रेडिट और ये 3 क्रेडिट नलिफाई हो गया। बचा क्या? फर्नीचर को क्रेडिट मिला 5 का, फर्नीचर को क्रेडिट मिला 5 का, कैपिटल को डेबिट मिला 3 का, कैपिटल को डेबिट मिला 3 का, कैश को डेबिट मिला 2 का, कैश को डेबिट मिला 2 का। कैन यू सी दिस? सेम थिंग हैपेंड, सेम थिंग हैपेंड। नाउ हम लोग दोनों आइटम को साथ में देखते हैं। मुझे बताओ बिल्डिंग कितने में, बिल्डिंग का कितना था प्रॉफिट आपका? 30,000 था। और फर्नीचर पे कितने का लॉस हुआ? 30,000। तो दोनों का मिला के देखोगे तो क्या हुआ? 27,000 प्रॉफिट। 27,000 का नेट प्रॉफिट हुआ है कि नहीं हुआ है? हेलो, आर यू ऑल विथ मी? बिल्डिंग पे 30,000 का प्रॉफिट हुआ था, फर्नीचर पे 3,000 का लॉस हुआ था। तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ आपका? 27 हुआ। तो हम लोग ये घड़ी घड़ी रियलाइजेशन में घड़ी घड़ी नहीं करने वाले। अभी ध्यान से देखो, हम लोग क्या करेंगे रियलाइजेशन में, ये समझो मेरा रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ दिस इज माय रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, अब मैं आपको दोनों का साथ में बता, ये रियलाइजेशन अकाउंट इधर मैं लिख दूंगा 2 बिल्डिंग 30,000, 2 फर्नीचर कितना था? 5,000। ये आपका सन्ड्री एसेट वाला एंट्री है जो आपने किया, 2 सन्ड्री, ये 2 सन्ड्री एसेट वाला है, 2 सन्ड्री एसेट। ओके, अब आपने बेचा, तो बेचा तो क्या एंट्री करोगे? कैश टू एसेट या कैश टू रियलाइजेशन? कैश टू रियलाइजेशन। कैश टू रियलाइजेशन। तो बाय कैश कितने में बेचा था बताओ मेरे को? बिल्डिंग कितने में बेचा था आपने? 60 में बेचा था। और फर्नीचर कितने में बेचा था? 2,000। 2 में बेचा था। तो 60 और 2 कितना होता है? 62। डायरेक्टली 62 लिखा। अब मुझे बताओ क्या हो रहा है यहाँ, विच साइड इज इट? तो 62 माइनस 35 कितना होता है? आ गया ना 27। क्या आपको जरूरत पड़ी अलग अलग प्रॉफिट लॉस ढूंढने की हर एक एसेट लायबिलिटी? समझ आया रियलाइजेशन का यूज? रियलाइजेशन नहीं होता तो क्या गड़बड़ होती, क्या प्रॉब्लम होता बताओ मेरे को? रियलाइजेशन नहीं होता तो क्या करना पड़ता आपको बताओ? अगर रियलाइजेशन अकाउंट नहीं होता, देन व्हाट यू माइट हैव डन? Recorded profit and loss of each asset and liability सेपरेटली। अगर रियलाइजेशन नहीं होता ना, तो हर एक एसेट हर एक लायबिलिटी का लॉस प्रॉफिट आपको सेपरेट 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 करना पड़ता। यहाँ पर क्या हो गया? शॉर्टकट हो, सब एसेट को उठा के डाल दो रियलाइजेशन में और सीधा कैश टू रियलाइजेशन मारो। कैश टू एसेट इंडिविजुअली करने का ही जरूरत है। कैश टू रियलाइजेशन मारो, जो प्रॉफिट लॉस आएगा सबका नेट प्रॉफिट नेट लॉस सीधा साथ में आ जाए, एक साथ आ जाए। बात समझ आई? रियलाइजेशन का कंसेप्ट जा रहा है। रियलाइजेशन आपकी मदद के लिए, रियलाइजेशन क्या करता है? इट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन योर एसेट एंड योर कैपिटल।
एसेट और कैपिटल, एसेट लायबिलिटी दोनों एंड कैपिटल, इसके बीच का लिंक है। जितना प्रॉफिट लॉस होता है ना, अलग अलग कैलकुलेट नहीं करना है, सब कुछ पहले एसेट को रियलाइजेशन में डालो, उधर से ही बेच दो, जो प्रॉफिट लॉस है एक साथ आएगा, पार्टनर में ट्रांसफर 27, ये 27,000 तीनों को चला जाएगा, हार्ट, लव और माइंड। इज दिस क्लियर? प्रोसेस वही है, सेल आउट द एसेट, पे ऑफ द लायबिलिटी, लेकिन हर एक एसेट और हर एक लायबिलिटी पे इंडिविजुअल प्रॉफिट लॉस ढूंढने की मगजमारी नहीं, आपको एक साथ शॉर्टकट से पूरा प्रॉफिट लॉस मिल जाए। Sir, can you show the entries again? The entries, सबसे पहला ट्रांसफर करने का रियलाइजेशन टू एसेट, फिर बेच देने का कैश टू रियलाइज। प्रॉफिट लॉस तो अपने आप आने वाला, प्रॉफिट लॉस ऑटोमेटिकली हुई। ये सब एंट्रीज आपको दिया हुआ है, आपका टेक्स्ट बुक का पेज नंबर इसमें देखो, पेज नंबर 86। कैन यू सी पेज नंबर 86? पेज नंबर 86 पे दिया हुआ स्पेसिमेन जर्नल एंट्री, दिख रहा है पहला वाला, पेज नंबर 86, फॉर ट्रांसफरिंग द एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट, इट्स रियलाइजेशन टू एसेट्स, दिख रहा है? मिला पेज नंबर 86? राहुल ठक्कर, कैन यू सी दैट पेज नंबर 86? Yes. क्या છે पेज नंबर 86? बुक ओपन છે? Facebook पे स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक नहीं, अपनी बुक क्लास में, पेज नंबर 86, फॉर ट्रांसफरिंग द एसेट्स टू रियलाइजेशन, देखा आपको? रियलाइजेशन टू एसेट्स, फिर ट्रांसफरिंग द लायबिलिटी, लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन, दिख रहा है वहां पे? एंड देन वो सब रिजर्व का छोड़ो, प्रोविजन का मैं करवाऊंगा। ट्रांसफरिंग ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, वो किधर जाते हैं? रिजर्व्स और लॉसेस, फोर्थ एंट्री, वेयर यू विल ट्रांसफर ऑल द रिजर्व्स एंड लॉसेस? कैपिटल। कैपिटल। तो फोर्थ और फिफ्थ एंट्री वही है, फोर्थ एंट्री इज रिजर्व टू कैपिटल, फिफ्थ एंट्री इज कैपिटल टू लॉस, दिख रहा है? P&L वाला अक्यूमुलेटेड। Sir, at the end we'll tally the realization account, right? टैली मतलब डिफरेंस, Like प्रॉफिट profit or loss and realization account. वो चला जाएगा आपका कैपिटल, मिला? और फिर है डिस्पोजल, डिस्पोजल की एंट्री देखो, एंट्री नंबर 6, एंट्री नंबर 6 रीड करो। 6 मतलब वो रियलाइजेशन या डिस्पोजल स्टेज, उसमें दिख रहा है इफ एसेट्स आर सोल्ड फॉर कैश, दिख रहा है एसेट्स आर सोल्ड फॉर कैश। व्हाट इज द एंट्री फॉर एसेट सोल्ड? नॉर्मली क्या होती है? कैश टू एसेट, बट आप यहाँ पे क्या करोगे? कैश टू एसेट कि कैश टू रियलाइज? कैश टू रियलाइज। व्हाई नॉट कैश टू एसेट? आर एसेट स्टिल इन एग्जिस्टेंस? नो। एसेट को बंद करके किधर डाल दिया है तुमने? रियलाइजेशन। एसेट में बाय रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में टू एसेट। जैसे फाइनल अकाउंट पे नॉमिनल अकाउंट बंद करते हो ना ट्रेडिंग P&L में डाल के, ऐसे यहाँ पर आपने एसेट को बंद किया है, एसेट में लिखा है बाय रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में टू है। एसेट अकाउंट यूज ही नहीं करना, सीधा कैश टू रियलाइज, मिला? दैट्स योर सेल का एंट्री, कैश टू रियलाइज। वैसे ही नॉर्मली व्हाट इज द एंट्री टू पे ऑफ अ लायबिलिटी? क्रेडिटर को आपने चुकाया, क्रेडिटर को आपने चुकाया, तो क्या एंट्री मारते हो नॉर्मली? Creditor to cash. क्रेडिटर टू कैश, बराबर है। बट यहाँ पे दो पार्ट्स में करोगे यही चीज। पहले आप क्या किया है? आपने क्या किया दिख रहा है यहाँ पे? Realize. Creditor to realization. पहले क्रेडिटर टू रियलाइजेशन, और फिर जब पे करोगे ना तो विल यू राइट क्रेडिटर टू कैश? रियलाइजेशन। बीआर होता है, ऐसा ही हुआ ना ये बीआर वाला, बीआर वाला एक्सेप्टर टू बीआर, ऐसा ही ना, मतलब कैश बीआर टू एक्सेप्टर। पहले आपने सेल किया तो एक्सेप्टर टू सेल, और फिर कैश टू बीआर टू एक्सेप्ट। हाँ, एक्सेप्टर एक्सेप्टर कट, वैसा नेट एंड। यहाँ पे रियलाइजेशन कट हो रहा है ना, वैसे भी यहाँ पे भी कट हो रहा है, दिख रहा है? ये कट हो रहा है,
नेट एंट्री वही है, कैश टू फर्नीचर टू प्रॉफिट. आर यू गेटिंग दैट? लायबिलिटी में भी सेम ही हो रहा है. आपका क्रेडिटर टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन टू कैश, नेट एंट्री बनेगा क्रेडिटर टू कैश, और बीच में प्रॉफिट और लॉस वो कैपिटल में ही जाता है. खाली हर एक एंट्री में इंडिविजुअली नहीं करना है, रियलाइजेशन के एंड में करना. रियलाइजेशन जब बंद करोगे तभी करना. Sir, but now we'll just show realization to cash, right? Because पहला वाला एंट्री कर दिया ना. पहला वेंडर एंट्री कर दिया, यस. अभी खाली रियलाइजेशन. अभी हम लोग एक्चुअल सम पे आ जाए, अभी एक्चुअल प्रॉब्लम पे आते हैं. देखो एक्चुअल प्रॉब्लम पे अभी तक आपने क्या किया? व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप? व्हाट हैव यू डन टिल नाउ? यू एम्प्टीड द बैलेंस शीट. कैन यू सी दैट? लेट्स गो टू द प्रॉब्लम नाउ, बैक टू द प्रॉब्लम अगेन. अभी देखो आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा. बहुत सिंपल सी प्रोसेस है. आपने बैलेंस शीट को खाली की, कैपिटल किधर डाला आपने? पार्टनर्स. कैपिटल. रिजर्व्स का क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ओल्ड रेशियो. कैश बैलेंस किधर लिखा? कैश अकाउंट. कैश अकाउंट में लिख दिया. बचे हुए जितने एसेट थे, क्या हम उसका इंडिविजुअल अकाउंट ओपन कर रहे हैं? इंडिविजुअल एसेट्स का नो. जितने एसेट थे उसको उठा के किधर डाल देने का? रियलाइजेशन. कौन से साइड पे? Assets on the debit and डेबिट, लायबिलिटीज ऑन क्रेडिट. ऐसा क्यों? क्योंकि एसेट का डेबिट बैलेंस होता है ना, टू बैलेंस बीडी. ये बिल्डिंग है तो बिल्डिंग अकाउंट में यहाँ पे टू बैलेंस बीडी होगा. इसको बंद करना है तो इधर बाय रियलाइजेशन. समझ में आ रहा है? बिल्डिंग का टू बैलेंस बीडी होगा ना 30, तो इधर बाय रियलाइजेशन लिखा होगा, तो रियलाइजेशन में टू बिल्डिंग. आर यू गेटिंग दैट? इसके लिए सब एसेट विल बी गोइंग ऑन रियलाइजेशन डेबिट एंड ऑल लायबिलिटीज ऑन credit side. क्रेडिट साइड ऑफ रियल. पहला स्टेप खत्म. स्टेप नंबर 1 इज ओवर. एंटायर बैलेंस शीट इज एम्प्टी. वी हैव एम्प्टीड द एंटायर बैलेंस शीट. आर यू ऑल विथ मी? अब जाते हैं स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 पे. स्टेप नंबर 2 और 3 जो मैंने कल आपको बताए थे वही है. व्हाट आर स्टेप नंबर 2 मेन स्टेप्स? क्या करते हो आप डिसॉल्यूशन में? पे द. पहले क्या करते? Sell off. सेल द एसेट. पहले ही पे करोगे, पैसा ही नहीं है तो पे कहां से करोगे? पहले सेल द एसेट फिर पे ऑफ द लाइन. पहले सेल द एसेट फिर पे ऑफ द लाइन. ओके, थिंक लॉजिकली. पहले सेल द एसेट्स एंड देन पे ऑफ द लायबिलिटी. आर यू ऑल विथ मी? अब एसेट बेचना है तो कितने में बिका? तो एडजस्टमेंट पढ़ो. एडजस्टमेंट पढ़ो, आपको दिया है. रीड द एडजस्टमेंट. They decided to dissolve the firm. Assets realized as under. मुझे बताओ what journal entry you will pass now for sale of asset. Would it be cash to asset or would it be cash to realize? Cash to realization. Cash to realize. Because assets तो चला गया, आपने ऑलरेडी रियलाइजेशन टू एसेट मार दिया है. अभी कैश टू एसेट नहीं मारने का. अभी क्या मारने का? क्या मारने का? रियलाइजेशन. तो कैश टू रियलाइजेशन. इसका पोस्टिंग कैसे करोगे? कैश टू रियलाइजेशन का कैश में टू रियलाइजेशन, कैश में टू रियलाइजेशन और रियलाइजेशन में बाय कैश अकाउंट. कैश में टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में बाय कैश अकाउंट. लिख दो कैश टू रियलाइजेशन. ये मैंने किसकी एंट्री की है? दिख रहा है आपको? ये मैंने किसकी एंट्री की है? कौन सी चीज की एंट्री है? सेल ऑफ एसेट. हाँ. सर सेल ऑफ मुझे बात एसेट. बताओ, सेल ऑफ एसेट में क्या क्या भाव पे बेचा? चेक करो वहां. बिल्डिंग कितने में बेचा आपने? 60,000. ऐसा अंदर लिखने का. बिल्डिंग इनर कॉल 60. एक्चुअली बिल्डिंग अकाउंट नहीं है ये. एंट्रीज कैश टू रियलाइजेशन ओनली. ये तो अंदर का खाली डिटेल बता रहा हूं मैं प्रेजेंटेशन, जो आपको सम में भी दिखाना पड़ेगा, एक्चुअल सम में दिखाना पड़ेगा. बिल्डिंग 60,000 में बिका, ये अंदर का खाली डिटेल है. एंट्री ये है. दिस इज द एंट्री. ओके, कैश टू रियलाइजेशन. देन जस्ट अ सेकंड. हेलो.
हाँ या सो बाय कैश अकाउंट सबसे पहला बिल्डिंग आपका बिका 60 में, और पढ़ो आगे। फर्नीचर कितने में सेल, 2000 इधर ही लिख देने का फर्नीचर 2000, फर्नीचर इज 2000। और स्टॉक कितने में बेचा आपने, 26,000। इधर स्टॉक 20, देखो स्टॉक कितने का था एक्चुअली, 28 का था, तो 26 में गया, तो क्या हुआ है, 2000 का लॉस हुआ है। अभी याद है आपको, बिल्डिंग पे 30,000 का प्रॉफिट था, फर्नीचर पे 3,000 का लॉस था, और अभी स्टॉक पे 2,000 का लॉस। ठीक है, ये सब आपको कुछ ऐसा दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, मैं खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए बता कि इंडिविजुअल लॉस प्रॉफिट कितना हुआ है, बिल्डिंग पे 30 हुआ है, फर्नीचर पे 5 हुआ है, स्टॉक पे 2,000 हुआ है, लेकिन क्या हम लोग इंडिविजुअल प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड कर रहे हैं यहाँ पे? नो नहीं। इधर खाली क्या करने का, बाय कैश किया, और टोटल बोलो मेरे को कितना आता है टोटल, 88 बस। और बाय कैश का करस्पॉन्डिंग एंट्री कैश अकाउंट में जाएगा टू रियलाइजेशन 88। कैश अकाउंट में पैसा आया, कितना पैसा आया, 88। अभी पैसा आ भी गया, ત્રણેય एसेट बेची ने पैसा आ भी गया। नाउ यू कैन डू द नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप। व्हाट इज द थर्ड स्टेप, पे ऑफ द लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी पे ऑफ करनी है, कैपिटल पे ऑफ करना है, रिजर्व पे ऑफ करना है, क्रेडिटर पे ऑफ करना है, क्या पे ऑफ, एक्सटर्नल लायबिलिटी, ऑब्वियसली एक्सटर्नल, क्रेडिटर को ही पे ऑफ करना है कि नहीं, ऑब्वियसली क्रेडिटर को पे ऑफ करना है, तो क्रेडिटर को पे ऑफ करते कितना चुकाया, देखो क्रेडिटर एक्सेप्टेड 10,000 इन फुल पेमेंट, क्रेडिटर एक्सेप्टेड 10,000 इन फुल पेमेंट, दिख रहा है आपको। इसके अलावा आपको एक और चीज दिख रही है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 500। ये क्या आ गया रियलाइजेशन एक्सपेंस, देखो तो समझ में नहीं आ रहा है, Some क्या है, outstanding expenses. क्या है, Outstanding expenses. Expenses to sell assets and हाँ, आप जो रियलाइजेशन का प्रोसेस करोगे तो क्या हवा में हो जाएगा ऐसे ही, ऐसा चिराग घिसोगे, जिन आएगा और जिन को बोलोगे जा एसेट बेच दे, मैं लायबिलिटीज पे ऑफ कर दूंगा, खत्म। कुछ खर्चा होगा कि नहीं होगा वो प्रोसेस में, क्रेडिटर से मिलने का, डेटर से मिलने का, मार्केट में जाने का, डीलर से मिलने का, स्टॉक बेचने का, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस, कम्युनिकेशन एक्सपेंस, कोई मिडल मैन अपॉइंट किया, आर्बिट्रेटर, कोई लॉयर है तो उसका खर्चा, फीस देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, रियलाइजेशन के प्रोसेस का खर्चा, उसको कहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस, उसको कहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस। नाउ इट्स एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, यस करेक्ट। तो नॉर्मली व्हाट एंट्री यू पास फॉर पेइंग एनी एक्सपेंस, वो सैलरी पे किया, तो व्हाट इज द एंट्री फॉर पेइंग सैलरी, expense to cash. एक्सपेंस टू कैश, सैलरी टू कैश, राइट। इधर क्या मारने का, इंस्टेड ऑफ सैलरी डायरेक्टली व्हाट यू कैन पास, रियलाइजेशन इंस्टेड ऑफ एक्सपेंड, क्योंकि सैलरी जाती है पीएनएल में, राइट, पीएनएल टू सैलरी, एंड वो जाता है कैपिटल में, अल्टीमेटली तो कैपिटल में ही डालना है वो लॉस, तो रियलाइजेशन में डालो, रियलाइजेशन से कैपिटल में ऑटोमेटिकली चला जाएगा, समझ में आई बात। तो क्रेडिटर को तो पे ऑफ करने का वो रियलाइजेशन में ही दिखाना है, बाकी कोई बाहर की लायबिलिटी, कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आपको पे करनी है, उसकी भी एंट्री सेम ही है, रियलाइजेशन टू कैश, रियलाइजेशन टू कैश, दोनों की एंट्री सेम है, चाहे रिकॉर्डेड चाहे अनरिकॉर्डेड। देखो आपको बताता हूं, पहले मुझे बताओ क्रेडिटर को पे ऑफ करने की एंट्री क्या हो, Creditor to cash. नॉर्मली क्रेडिटर टू कैश होती है, बट यहाँ पे ऑलरेडी क्रेडिटर किधर जा चुका है, Realization to cash. एग्जैक्टली यहाँ पे ऑलरेडी क्रेडिटर टू रियलाइजेशन मारा है, तो अब क्या एंट्री मारोगे, Only to cash. रियलाइजेशन टू कैश। आर यू ऑल गेट विथ मी, समझ में आ रहा है ये चीज, क्रेडिटर टू कैश होता है, बट ऑलरेडी क्रेडिटर किधर पड़ा है, रियलाइजेशन। जैसे एसेट किधर रियलाइजेशन में पड़ा था, तो मैंने कैश टू एसेट नहीं मारा, कैश टू रियलाइजेशन मारा, तो अभी क्रेडिटर भी रियलाइजेशन में, तो क्रेडिटर टू कैश के जगह व्हाट एंट्री विल पास, रियलाइजेशन टू कैश, तो इधर लिखना है रियलाइजेशन टू कैश, रियलाइजेशन टू कैश, रियलाइजेशन में टू कैश,
रियलाइजेशन में टू कैश लिख दो और कैश में क्या आएगा, बाय रियलाइज, कैश में आएगा बाय रियलाइजेशन में टू कैश और कैश में बाय रियलाइज। सबसे पहला क्रेडिटर, इसके नीचे लिखो डिटेल में क्रेडिटर, कितना चुकाया 10,000 11 या 10, 10, चुकाना कितना था, 11, चुकाया 10, तो फायदा हुआ कि नुकसान, फायदा कितने का फायदा हुआ, 1000 किसको जाएगा ये, ऑल पार्टनर। क्या अभी डाल दूं इंडिविजुअल No. एसेट इंडिविजुअल लायबिलिटी का प्रॉफिट लॉस, नो इंडिविजुअली कुछ करने की जरूरत नहीं, अभी खाली पेमेंट करो, रियलाइजेशन में टू कैश, कैश में बाय रियलाइज। अच्छा, तो 1000 रुपए का फायदा, और कुछ पे किया इसको छोड़ के, चेक करो क्रेडिटर को छोड़ के और कुछ पे किया, रियलाइजेशन एक्सपेंस, क्या वो रिकॉर्डेड था या अनरिकॉर्डेड था, ऊपर पढ़ो, बैलेंस शीट में अनरिकॉर्डेड था, मतलब अज्यूम करो कि उसकी वैल्यू 0 थी, बैलेंस शीट में वो 0 था, और यहाँ पे आपने सीधा 500 पे किया, एंट्री तो वही करनी है, रियलाइजेशन टू कैश, इधर खाली लिखना है रियलाइजेशन एक्सपेंस। तो 500 का क्या हुआ, आपका लॉस हुआ कि गेन, ये रियलाइजेशन एक्सपेंस की वजह से लॉस, तो अलग से लॉस प्रॉफिट दिखाने का जरूरत ही नहीं, सीधा रियलाइजेशन को डेबिट करो, अंत में सब प्रॉफिट लॉस आ जाएगा, एक साथ आ जाएगा, डोंट वरी। अब रियलाइजेशन में टू कैश, टोटल कितना पे किया आपने, टोटल 10,500 रुपीज, इज दैट करेक्ट। करस्पॉन्डिंग एंट्री किधर जाएगी, रियलाइजेशन में टू कैश है तो कैश में बाय रियलाइजेशन 10,500, बराबर है। और कुछ बचा है अभी एसेट लायबिलिटी पे ऑफ करने का या रिसीव करने का, पढ़ो जरा, कुछ बचा है, खत्म। नाउ very important point I am discussing, look at the screen all of you, what are you going to calculate after this, how will you close down the sum, we'll add and then find the balance, find out the balance in realization, which side of realization is greater, credit कितना है 25,000 99 है ना, ये बैलेंस 25,500, बैलेंस इज 25,500। अब ये 25,500 आया कहां से, कोई मुझे बताएगा ये 25,500 आया कहां से, क्या है ये 25,500, प्रॉफिट है ये लॉस है, प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, क्या ये एक एसेट का प्रॉफिट है, खाली बिल्डिंग का, या खाली फर्नीचर का, या खाली क्रेडिटर का, किसका प्रॉफिट है, ऑल एसेट एंड ऑल लायबिलिटी टुगेदर। आपको इसको वेरीफाई करना है ना, देखो एक सेकंड वेरीफाई कर, लेट्स वेरीफाई दिस, कम ऑन, मेरे को बोलो बिल्डिंग पे कितना प्रॉफिट है, 30,000 लिखो 30,000 प्रॉफिट, रफ में लिखो 30,000 प्रॉफिट, 30,000 प्रॉफिट, बिल्डिंग का 30,000 प्रॉफिट। फिर फर्नीचर पे क्या हुआ, 3,000 का लॉस, 3,000 का लॉस, बराबर। स्टॉक पे क्या हुआ, 2,000 का लॉस, बराबर है। फिर क्रेडिटर पे क्या हुआ, क्रेडिटर को 11 का 10 चुका है, 1,000 प्रॉफिट, 1,000 का प्रॉफिट। और रियलाइजेशन एक्सपेंस पे क्या हुआ, 0 था, 0 का 500 चुका है, 500 का लॉस, 500 का लॉस, 500 का लॉस। अब सब लॉस और प्रॉफिट को एडजस्ट करो, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, ये 1,000, ये 30, 31 माइनस 3, 28 माइनस 2, 26 माइनस 500, आ रहा है कि नहीं 25,500, वही चाहेगा, वही चाहेगा, सेम ही चाहेगा। क्यों सेम आ रहा है, क्योंकि आप ही ने क्या किया, जो कैश टू एसेट टू प्रॉफिट था उसको 2 एंट्री में स्प्लिट किया, रियलाइजेशन टू एसेट, कैश टू रियलाइजेशन। आपने इधर बुक वैल्यू दिखाई डेबिट साइड पे और क्रेडिट साइड पे सेल वैल्यू दिखाई, तो ऑटोमेटिकली आ गया ना डिफरेंट प्रॉफिट और लॉस। वैसे इधर बुक वैल्यू दिखाया 11 और इधर सेल वैल्यू पेड ऑफ वैल्यू दिखाया, ऑटोमेटिकली आ गया ना प्रॉफिट लॉस डिफरेंस।
You getting this? Who will share this profit or loss of 25,500? Tell me. किसको जाएगा ये? All the three partners. इधर क्या लिखने का? 2 partner capital account. Hard cap, low cap, mind cap. What is the ratio? What is the ratio? 1:1. हाँ? 1:1 है ना? कितना आता है ये? 8,500. 8,500, 8,500, 8,500. 2 partner capital का corresponding entry क्या होगा बताओ मेरे को? By realization. By realization. By realization. By realization account. बराबर है? Is that right? 8,500, 8,500 and 8,500. तीनों का गया प्रॉफिट आपका ट्रांसफर हो गया. Now, shut down your capital account. नॉर्मली आप क्या लिखते हो कैपिटल में? ये समझा ना, प्रॉफिट लॉस. ये गया कैपिटल. ये एक एसेट का प्रॉफिट है कि सब एसेट और सब लायबिलिटी का प्रॉफिट है? 25,500. Assets and all liability. All assets and all liability. All assets and all liability. सबका प्रॉफिट लॉस एक साथ चला गया, कैपिटल क्रेडिट हो गया, बढ़ गया. अब कैपिटल को बंद करना है. मुझे बताओ नॉर्मली कैपिटल में आप क्या लिखते हो? व्हाट डू यू राइट नॉर्मली इन कैपिटल? यहाँ पे बैलेंस. क्या यहाँ पे बैलेंस लिखना है? विल दे कैरी फॉरवर्ड द बिजनेस टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर? टू कैश कर देने का, पे ऑफ कर. जैसे एक रिटायर होता था तो एक को पे करते थे, 2 रिटायर होते तो 2 को पे करते हैं. यहाँ पे तीनों जा रहे हैं बिजनेस में से, तो तीनों को पे ऑफ करो. तो बिजनेस विल पे ऑफ ऑल द 3 पार्टनर्स टू कैश अकाउंट. टू कैश अकाउंट कैसे ढूंढने का? क्रेडिट माइनस डेबिट. 23 + 8 31,500 आ रहा है. ये अगर ये इंसॉल्वेंट बिजनेस होगा तो टू कैश आएगा ही नहीं है. नहीं है. इंसॉल्वेंट बिजनेस में वहां तक कैश बचेगा ही. डेफिशिएंसी. शाबाश. बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कंसेप्ट डेफिशिएंसी. एब्सोल्युटली वो करेंगे हम लोग. ओके, इंसॉल्वेंट बिजनेस. यहाँ पे तो सॉल्वेंट है तो बहुत पैसा है हमारे पास, कैपिटल की तरफ बचेगा पैसा. तो टू कैश इसको जाएगा 31,500. इसको कितना जाएगा? 15 + 3 18 + 8 26,500, 26,500, 26,500 और ये कितना है? 21,500, 21,500, 21,500. बैलेंस नहीं लिखना है. बैलेंस कब लिखते हो? जब बिजनेस कैरी फॉरवर्ड होने वाला है. यहाँ पे क्या बिजनेस कैरी फॉरवर्ड होने वाला है? Will you carry forward the business? No. Will you have any balance sheet? बैलेंस शीट में कुछ बचा है अभी दिखाने के लिए? तंबूरा सब तो बेच दिया, सब एसेट बेच दिया, सब लायबिलिटी को पे ऑफ किया. ओके, अभी कैपिटल को भी पे ऑफ कर दिया. व्हाट विल बी द करस्पॉन्डिंग एंट्री? कैपिटल में टू कैश लिखा है तो कैश में बाय कैपिटल. तो बाय हार्ड कैपिटल कितना आ रहा है? 31,500. बाय लो कैपिटल 26,500 और बाय माइंड कैपिटल that is 21,500. Now if you see क्या है, मुझे बताओ कैश में कुछ बैलेंस बचेगा कि नहीं? क्या लगता है? नो बैलेंस. क्यों बचना चाहिए ना यार? इतना सारा एसेट बेचा, पैसा आया, लायबिलिटी को पे ऑफ करने के बाद बचना तो चाहिए. अब पार्टनर्स ले जा रहे हैं. पार्टनर्स ले जाएंगे. आपको बताया था, याद है लास्ट लेक्चर में कंसेप्ट के वक्त? जितना कैश बैलेंस होगा उतना ही कैपिटल होगा, उतना ही होगा. ना 1 रुपया कम ना 1 रुपया ज्यादा. जो बिजनेस में कैश बचेगा वो हम पार्टनर्स को दे देंगे. सेम ही होगा. तो योर कैश विल ऑटोमेटिकली सेल्फ टैली. कैश ऑटोमेटिकली टैली होगा ही होगा. चेक करो हो रहा है. 90,000 पे टैली हो जाए. That's how you do the sum. That's your sum.
इज दिस क्लियर? खाली दो चीजों का ध्यान रखना था, जब आप एसेट सेल करते हो और जब आप लायबिलिटी पे ऑफ करते हो। पहले कर लो कॉपी, फिर वापस बताता हूँ। जब आप एसेट सेल करते हो, जब आप लायबिलिटी पे ऑफ करते हो, मुझे बताओ नॉर्मली व्हाट एंट्री यू पास फॉर सेल ऑफ एसेट? कैश टू एसेट। इधर क्या मारने का? कैश टू रियल। नॉर्मली व्हाट एंट्री यू पास टू पे ऑफ अ लायबिलिटी? लायबिलिटी टू कैश। इधर क्या मारने का? इंस्टेड ऑफ लायबिलिटी टू कैश व्हाट एंट्री विल पास? बोलो। Instead of liability to cash, which entry will pass over here? Realization to cash. Realization. बाकी सब सेम, कुछ अलग नहीं है। रियलाइजेशन में एक साथ प्रॉफिट लॉस आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट करो, और पार्टनर कैपिटल में टू कैश, सबको टू कैश, सबको बिजनेस पे ऑफ कर रहा है और सब लोग गए बिजनेस में से, कैश टैली हो गया, नो एसेट नो मोर लायबिलिटी, बिजनेस इज शट, बिजनेस इज क्लोज्ड। सर एवरी सब में सिर्फ ये तीन अकाउंट ही रहेगा? एक अकाउंट एक्स्ट्रा आएगा, पार्टनर्स लोन, एक ही अकाउंट एक्स्ट्रा आएगा पार्टनर, मैं बता रहा हूँ कैसे। सो नो बैलेंस शीट? बैलेंस शीट कैसा आएगा बेटा? बैलेंस शीट कब आता है? जब बिजनेस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में। यहाँ पे बिजनेस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है क्या? नो सर। बैलेंस शीट में क्या दिखाते हो? एसेट लायबिलिटी दिखाते हो ना। मुझे बताओ कौन सा एसेट बचा है अभी तुम्हारे पास? तब तो बेच दिया। कौन सी लायबिलिटी बची है? तब तो पे ऑफ कर दी। बचेगा क्या बैलेंस शीट में? कुछ नहीं, राइट? बैलेंस शीट दिखेगा? हाँ, नो बैलेंस, बैलेंस शीट दिखेगी ही नहीं। बैलेंस शीट तब दिखती है जब आप बिजनेस कैरी फॉरवर्ड करने वाले, फाइनल अकाउंट में बनाते हो बैलेंस शीट क्योंकि नेक्स्ट ईयर बिजनेस करना है, एडमिशन में बनाते हो बैलेंस शीट, रिटायरमेंट में बनाते हो, डेथ में बनाते हो क्योंकि आगे बिजनेस चलने वाला है। इधर तो बिजनेस ही बंद हो गया, सब एसेट लायबिलिटी बेच दिया। याद है हम लोग एडमिशन रिटायरमेंट में कभी एसेट सेल करते हैं, टेक ओवर करते हैं, तो वो एसेट गायब हो जाता है बैलेंस शीट में से। यहाँ पे सभी एसेट सेल हो गए, सभी एसेट गायब हो जाएंगे ना। नो बैलेंस, बैलेंस शीट है ही नहीं। So the cash account will tally every time, even every time it will tally. Why it will tally? See, ये आपको बताया था, ये कैश अकाउंट क्या है यहीं पर आपको बताया था। ये देखो ये बात, ये एग्जांपल याद है मैंने डिस्कस किया था। हमने एक एक करके एसेट सेल किया था और एक एक करके लायबिलिटी पे ऑफ किया था, प्रॉफिट लॉस एडजस्ट किया था। फिर लास्ट में हमने क्या देखा? जितना कैपिटल है उतना ही बैंक बैलेंस बचा था। तो यही बैंक बैलेंस हमने कैपिटल को दे दिया, कैपिटल टू बैंक, कैपिटल में टू बैंक, बैंक में बाय कैपिटल। तो जितना बैंक बैलेंस था उतना ही कैपिटल बैलेंस, वही पे ऑफ कर, ऑटोमेटिकली बैंक विल बिकम जीरो एंड कैपिटल आल्सो बिकम जीरो। सर अगर इंसॉल्वेंट बिजनेस रहेगा तो भी कैश अकाउंट वो टैली हो जाएगा? हाँ हाँ हाँ, लेकिन उधर कैश टैली नहीं होता है, उधर डेफिशिएंसी टैली, विल मेक अ डेफिशिएंसी अकाउंट इंसॉल्वेंट। उसका थोड़ा सा प्रोसेस अलग है, we'll do that. I want you all to draw for the next sum, that is sum number 2, the last sum, just one sum we are doing. अभी ये सम में आपको 4 अकाउंट बनाने, एक और एक्स्ट्रा अकाउंट बनाना है, बहुत चिंटू सा अकाउंट है 2 लाइन का, उसको इधर बना, रियलाइजेशन के नीचे, रियलाइजेशन अकाउंट के नीचे बना देना। एकदम छोटा सा बनेगा, 2-3 लाइन का अकाउंट है वो। उधर एक्सेस लोन अकाउंट, उसको नाम देना एक्सेस लोन अकाउंट, पार्टनर लोन अकाउंट, और ये बनेगा सिंगल कॉलम। एक्सेस लोन अकाउंट, ये पार्टनर्स लोन है। पार्टनर्स लोन को हम अलग इसलिए बनाते हैं क्योंकि पार्टनर लोन इज नॉट एन एक्सटर्नल लायबिलिटी एंटायरली, इट इज इन बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल, एक्सटर्नल और इंटरनल के बीच की लायबिलिटी है, इसके लिए खाली अलग बनाते हैं, बाकी कुछ नहीं, बाकी है वो लायबिलिटी। सर सम नंबर 2, सम नंबर 2, यस सर इसमें भी जनरल रहता है?
हाँ जर्नल रहता है, लेजर के बेसिस पे जर्नल। तो फर्स्ट सम के लिए नो पेजेस विल लीव ना फॉर जर्नल? नहीं, फर्स्ट सम में कोई जर्नल, किधर किधर जर्नल रहेगा मैं आपको बोलूंगा। इसका कॉलम भी कुछ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, हम लोग सम के साथ ही करते हैं। सेकेंड सम में रियलाइजेशन अकाउंट, एक्सेस लोन अकाउंट एंड कैपिटल में आएंगे। अभी दो ही पार्टनर आई थिंक ये सम में, एक्स और वाई। मैंने आपको बोला ना कभी दो पार्टनर होंगे कभी तीन पार्टनर। और कैश है या बैंक है तो बैंक। इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड वाई। सर लोन अकाउंट छोटा बना देता है। लोन अकाउंट छोटा, 2-3 लाइन का लोन। So sir, this would only be the extra account. This would only be the extra. Always, right? मतलब always. खाली वो ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी में भी चेंज होता है। सर राइट हैंड साइड पे 1/3 पार्ट तो खाली रहेगा ना हमेशा। सॉल्वेंट में सेम ही, राइट हैंड साइड पे 1/3 पार्ट खाली, राइट हैंड साइड में 1/3 पार्ट खाली। अरे रियलाइजेशन के नीचे एक्स लोन। एक्स लोन अलग क्यों बनता है? क्योंकि एक्सटर्नल लायबिलिटी में नहीं आता, एक्सटर्नल लायबिलिटी के बाद इंटरनल लायबिलिटी के अंदर कैपिटल और लोन। सर ऐसे सम में करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं आता है? आएगा अकाउंट के साथ, करंट और कैपिटल दोनों बना। करंट बनेगा, करंट अकाउंट आया तो करंट अकाउंट एक्स्ट्रा बनेगा बस। और लोन और पार्टनर्स लोन और करंट। Sir, so partners loan will be settled before capital, right? Yes, before capital. देखो फर्स्ट स्टेप, व्हाट वाज योर फर्स्ट स्टेप? क्या था फर्स्ट स्टेप? Emptying the balance sheet. एम्प्टिंग द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट खाली करनी। शुरुआत करो कैपिटल। एक्स और वाई का कैपिटल किधर जाएगा बताओ? वेयर यू विल पुट एक्स एंड वाई का कैपिटल? Partners capital. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चले जाओ पार्टनर्स कैपिटल में, लिखो बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी 40,000 and 30,000। ठीक है, 40,000 and 30,000। Is that right? 40,000 30,000 बैलेंस लिख दो कैपिटल में। There is some retired partner or dead partner का loan, then the same way we would have to make the loan account. Same partners loan and you. But that partner is not in the business anymore. Still. Partners loan will be treated as an internal liability। मतलब वो बीच में आता है, एक्सटर्नल के बाद और इंटरनल से, नॉट एक्सटर्नल, अलग से अकाउंट की बात। तो बाय बैलेंस बीडी, ओके, 40,000 and 30,000। Then next one, reserve fund। What are you supposed to do with reserve fund? Equally distribute to the partners. Equal है क्या रेशियो? इक्वल पार्ट। 8,000 would be divided as 4,000 and 4,000. 8,000 would be divided as 4,000 and 4,000। लिखा बाय रिजर्व फंड। उसके बाद
एक्स लोन दिख रहा है आपको, एक्स लोन 2000. हु इज एक्स? पार्टनर, राइट? X is a partner, right? So will you transfer this loan to realization or show it under a separate account? कहाँ दिखाओगे ये X लोन को आप? सेपरेट अकाउंट बनाया हमने, नीचे दिख रहा है. X लोन को रियलाइजेशन में मत डाल देना, उसका अलग से अकाउंट बनाया. उधर क्या लिखोगे? बाय बैलेंस बीडी. जैसे कैपिटल में लिखा ना, वैसे ही X लोन में लिखना बाय बैलेंस बीडी. क्यों ऐसे अलग से दिखा रहे हैं? क्योंकि एक्सटर्नल लायबिलिटी और इंटरनल लायबिलिटी के बीच में पड़ती. पहले एक्सटर्नल चुकाओगे, फिर एक्स लोन चुकाओगे, फिर कैपिटल. खाली ये रीजन से उसको अलग दिखाना, और कुछ. एक्सटर्नल लायबिलिटी नहीं है. तो एक्स लोन में बाय बैलेंस बीडी 2000, ये अलग चीज होती है. अगर एक्स लोन के जगह बैंक लोन होता तो क्या आप अलग से अकाउंट बनाते उसका? नहीं, डाल देते उसको. नहीं नहीं, बैंक लोन है, बैंक लोन. रियलाइजेशन क्रेडिट लायबिलिटी. तो एक्स लोन रियलाइजेशन में नहीं जाएगा, सेपरेट अकाउंट. खाली ये याद रखना है, बाकी सब तो नॉर्मल है. अभी क्रेडिटर्स छोड़ देते हैं, बाद में करते हैं. बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, डेटर, आरडीडी, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, कमीशन. लास्ट में बैंक दिख रहा है. वेयर विल यू पुट बैंक? डेबिट साइड. टू बैलेंस बीडी. बैंक बैलेंस लिख लो, टू बैलेंस बीडी 10. बैंक बैलेंस लिख दिया, टू बैलेंस बीडी 10. तो आपने क्या क्या लिखा? कैपिटल लिखा, रिजर्व फंड लिखा, बैंक लिखा और लोन लिखा. 4 के अकाउंट्स थे. इसको छोड़ के जो भी एसेट और लायबिलिटी है उसको किधर उठा के डाल देना है? एसेट्स कहाँ डालना है? एसेट्स विल गो टू रियलाइजेशन डेबिट साइड एंड लायबिलिटीज विल गो टू रियलाइजेशन क्रेडिट. तो करो 1 by 1 सबको ट्रांसफर करो. रियलाइजेशन अकाउंट में जाओ, लिख दो टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट. टू सन्ड्री एसेट्स. सब एसेट बैलेंस शीट से छापो और कॉपी करके डाल दो. बिल्डिंग था 30,000, बैलेंस शीट से ही छापना. एडजस्टमेंट देखा भी नहीं है मैंने अभी तक. ये मेरा फर्स्ट स्टेप है, एम्प्टी द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट से छाप रहा हूं मैं. ये मशीनरी गया रियलाइजेशन में 10,000. ये फर्नीचर गया रियलाइजेशन में 12,000. अब मुझे एक बात बताओ, डेटर क्या होता है? डेटर एसेट और आरडीडी क्या होती है? लायबिलिटी. तो दोनों अलग चीज है. तो मिला के नेट अमाउंट मत लिख दे. डेटर में लिखना है 8,800 और आरडीडी अलग से दिखाने का इधर बाय आरडीडी. बाय आरडीडी दैट इज 800 बिकॉज आरडीडी इज अ लायबिलिटी. आरडीडी इज अ लायबिलिटी. सर क्या इसको क्रेडिटर के साथ लिख सकते हैं? नहीं, क्रेडिटर से भी अलग. क्रेडिटर अलग, आरडीडी अलग, दोनों को अलग अलग दिखा. ओके, वो भी क्यों अलग अलग दिखाना है मैं बताता हूं. बट ये चीज समझ में आई. आरडीडी इज अ लायबिलिटी. आरडीडी इज अ लायबिलिटी, तो शो इट सेपरेट. ओके, क्रेडिट साइड. क्रेडिटर के साथ भी मत दिखाना, अलग से दिखाना. क्यों ऐसा बताता हूं. देन स्टॉक 20,000. इन्वेस्टमेंट 4,000. कमीशन रिसीवेबल 6,000. What is the total? 40, 52, 60,000, 80,000, 84, 85, 800 आ रहा है. Two sundry assets, realization debit side 85, 800. अब creditors, where would you put creditors? इधर जाएगा बोलो. क्रेडिटर्स किधर डाल दोगे? Credit side of realization. Credit side of realization 15,000. Why did I show creditor and RDD separately? Both were liabilities, but why did I show them separately? Can you tell me? We don't have to RDD is actually not pay sure. off RDD. Exactly.
we don't have to actually pay off RDD. Do we pay off RDD to anyone? No. क्रेडिटर्स को चुकाना है, RDD को चुकाना नहीं. वो अपना ही प्रॉफिट, अपना ही रिजर्व है केप्ट असाइड. अपने आप क्रेडिट में ऐड होके पार्टनर्स में ट्रांसफर प्रॉफिट लॉस के साथ. तो खाली दोनों लायबिलिटी है, लेकिन दोनों को अलग अलग दिखाना. आरडीडी अलग और क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, ये सब साथ में दिखा सकते. जो पे ऑफ करना है वो साथ, जो पे ऑफ नहीं करना है वो अलग. मुझे बात बताओ, बैलेंस शीट खाली हो गया, चेक कर लो. एवरी आइटम ऑफ बैलेंस शीट शुड हैव बीन ट्रांसफर. डन. What is your second step now? Actual step of process. क्या कर? Sell the assets. Sell the assets. Okay. अभी सेल तो करना है. कभी कभी क्या होगा, सेल के साथ टेक ओवर भी हो सकता है. तो मुझे पहले बताओ, सेल की एंट्री क्या करते हो आप? यहाँ नॉर्मली क्या करते हो? नॉर्मली सेल की एंट्री क्या होती है? एसेट, कैश टू एसेट. कैश टू एसेट. बट यहाँ पे क्या करोगे? इंस्टेड ऑफ कैश टू एसेट, व्हाट यू विल डू? कैपिटल टू एसेट. सेल की, सेल कैश टू एसेट के जगह यहाँ पे सेल की एंट्री क्या करो? कैश टू रियलाइजेशन या बैंक टू रियलाइजेशन. बराबर है. तो बैंक टू रियलाइजेशन इज फॉर सेल. बराबर. बैंक टू रियलाइजेशन इंस्टेड ऑफ बैंक टू एसेट. बैंक टू एसेट की जगह बैंक टू रियलाइज. तो वो एंट्री पहले कर देते हैं, फिर टेक ओवर का बता. तो बैंक टू रियलाइजेशन देखो क्या क्या एसेट रियलाइज हुआ. एसेट रियलाइज एज फॉलोज. स्टॉक बेच के आया 19,000, डेटर से आया 7500, मशीन 11, बिल्डिंग 40. क्या एंट्री करोगे? बैंक टू एसेट की बैंक टू रियलाइजेशन? बैंक टू रियलाइजेशन. बैंक टू रियलाइजेशन. ठीक है. एसेट्स आर ऑलरेडी अंडर रियलाइज. तो बैंक में लिख दो टू रियलाइजेशन, जो लास्ट सब में किया हमने. और रियलाइजेशन में लिखो बाय बैंक. बैंक में लिखो टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में लिखो बाय बैंक. अब कितना वैल्यू रियलाइज हुआ है एक एक करके लिस्ट डाउन करते जाओ. सबसे पहला डेटर्स, सबसे पहला इन्वेस्ट. एसेट्स रियलाइज एज फॉलोज. स्टॉक सबसे पहला स्टॉक कितना आया आपका? पैसा बेच के 19 का. डेटर से कितना पैसा आया आपको? 7,500. कुछ प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने का जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली छापो. मशीनरी बेच के कितना मिला आपको? 11. बिल्डिंग बेच के कितना मिला आपको? 14 का. ओके. और कुछ दिया है लास्ट में, दिया है कमीशन रिसीवेबल कुड नॉट बी रिकवर्ड. कुड नॉट बी रिकवर्ड मतलब कुछ पैसा आया वहां से? जीरो. कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है बस. और कोई एसेट बेच के पैसा आया? चेक कर लो आगे. कुछ नहीं है, इतना ही पैसा आया. टोटल करो. व्हाट इज द टोटल? 51,500. करस्पॉन्डिंग एंट्री बाय बैंक का जाएगा बैंक में टू रियलाइजेशन 51,500. ये तो था एसेट सोल्ड. एसेट सोल्ड. बट देख के बताओ, क्या सबके सब एसेट बेचे हैं आपने कि कुछ टेक ओवर हुए? टेक ओवर इज सिमिलर टू सेल. खाली सेल में क्या होता है? आपको पैसा मिलता है. टेक ओवर में क्या होता है? पार्टनर लेके जाता है. पार्टनर लेके जाता है तो क्या करते हो? व्हाट इज द नॉर्मल एंट्री फॉर एसेट टेकन ओवर? व्हाट इज द नॉर्मल जर्नल एंट्री फॉर एसेट टेकन ओवर? कैपिटल टू एसेट. पार्टनर कैपिटल टू एसेट. यहाँ पे क्या करोगे? कैपिटल टू रियलाइजेशन. कैपिटल टू रियल. एसेट यूज नहीं करना है, एसेट के जगह रियलाइज. तो हुआ क्या? बिजनेस को पैसा नहीं आया, पार्टनर लेके गया ना. बिजनेस को पैसा नहीं मिला, बिजनेस क्या करेगा? पार्टनर का कैपिटल कम कर देगा. फ्यूचर में पार्टनर को उतना पैसा कम मिलेगा. बात तो वही हुआ. पैसा कम आए या आप किसी को कम दो, इट इज द सेम थिंग. गॉट इट? तो विच एसेट इज गेटिंग टेकन ओवर हियर? कौन सा एसेट टेक ओवर हुआ है? पढ़ो.
पॉइंट नंबर 2 दिख रहा है आपको? Investment and furniture. हाँ, why took over investments at 5,000 and furniture at book value? तो मुझे बताओ एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर कैपिटल टू एसेट या पार्टनर कैपिटल टू रियलाइजेशन? Partner capital to realization. जैसे बेचने की एंट्री क्या थी, बैंक टू एसेट की जगह बैंक टू रियलाइजेशन, एसेट का नाम यूज नहीं करते, वैसे ही पार्टनर कैपिटल टू एसेट की जगह पार्टनर कैपिटल टू रियलाइज। देखो एंट्री वही कर रहे हैं हम लोग, पार्टनर कैपिटल टू एसेट ये एंट्री थी, बराबर है, पार्टनर कैपिटल टू एसेट ये एंट्री थी। हम इसको दो पार्ट में करते हैं, हम क्या करते हैं, पहले रियलाइजेशन टू एसेट और फिर पार्टनर कैपिटल टू रियलाइज। बात तो वही हुआ ना, पार्टनर कैपिटल टू एसेट। तो पार्टनर कैपिटल टू एसेट के जगह पार्टनर कैपिटल टू रियलाइजेशन, तो कौन है यहाँ पे, कौन सा पार्टनर है, वाई कैपिटल लिखोगे राइट, तो वाई कैपिटल में लिख दो टू रियलाइज, वाई कैपिटल में लिख दो टू रियलाइजेशन और रियलाइजेशन में आएगा बाय वाई कैपिटल, वाई कैपिटल में टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में बाय वाई कैपिटल। कितना आएगा, क्या भाव पे क्या लेके गया, देखो he took over investment at 5,000, इन्वेस्टमेंट 5,000 में लेके गया। Will we record gain loss ताबड़तोड़ over here? गेन लॉस एंड में आ जाएगा, प्रॉफिट लॉस एंड में आ जाएगा। अभी खाली कितने भाव पे गया वो लिख, 5,000 में गया, 5,000 लिख, बराबर। फिर और क्या लिखने का, और क्या टेक ओवर किया उसने, फर्नीचर, इधर लिखो फर्नीचर, फर्नीचर क्या भाव पे लगेगा, बुक वैल्यू, मतलब 12,000, बराबर, 12 और 5 होता है 17। तो रियलाइजेशन में बाय वाई कैपिटल और वाई कैपिटल में क्या आएगा, टू रियलाइज, कितना आएगा टू रियलाइजेशन, 17, डायरेक्टली 17। दिख रहा है आपको, कैपिटल अपना एसेट टेकन ओवर का मतलब क्या है, पार्टनर कैपिटल कम हो, यू विल पे दैट मच लेस टू द पार्टनर। सेल के जैसा ही है, खाली पैसा नहीं आया, कैपिटल कम। सेल एंड टेक ओवर इज सिमिलर, सब एसेट आ गए, बिल्डिंग आ गया, मशीन आ गया, फर्नीचर आ गया, डेटर आ गया, स्टॉक आ गया, इन्वेस्टमेंट्स आ गया, कमीशन रिसीवेबल का कुछ नहीं है। आई थिंक एसेट की कहानी खत्म। मूव टू, पैसा तो आ गया, अभी क्या करोगे, व्हाट इज द थर्ड स्टेप, लास्ट स्टेप, पे ऑफ लायबिलिटी, पे ऑफ लायबिलिटी। नॉर्मली एंट्री क्या होती है, लायबिलिटी पे ऑफ करने, लायबिलिटी टू रियलाइज। यहाँ पे क्या करोगे, लायबिलिटी टू रियलाइज, वो तो पहले कर दिया, लायबिलिटी टू रियलाइजेशन। अभी पे ऑफ की एंट्री क्या करो, रियलाइजेशन टू। तो लायबिलिटी टू कैश के जगह अभी रियलाइजेशन टू, क्योंकि ऑलरेडी लायबिलिटी हैज बीन ट्रांसफर टू रियलाइज। तो रियलाइजेशन में लिखने का टू कैश के जगह टू बैंक, रियलाइजेशन में टू बैंक अकाउंट, और करस्पॉन्डिंग एंट्री किस में जाएगा, बोलो, रियलाइजेशन में टू बैंक, बैंक में क्या लिखो, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा लायबिलिटी चुकाना है, जरा दिमाग लगा के बताओ। सबसे पहला रियलाइजेशन के अंदर वाला कौन सा चुकाना है आपको, क्रेडिटर चुकाना है। विल यू पे ऑफ आरडीडी, नो, आरडीडी आपका खुद का रिजर्व, उसको पे ऑफ करते मत बैठ, ठीक है, इट्स अवर ओन प्रॉफिट केप्ट असाइड फॉर बैड डेट, तो डू नॉट पे ऑफ आरडीडी। क्रेडिटर को देखो कितने में पे ऑफ किया है, तो दिया है क्या, दिया ही नहीं है, दिया ही नहीं है, क्या करूं, छोड़ दूं, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू, ओके। यहाँ पे बहुत बड़ा अजम्पशन है डिसोल्यूशन का, एकदम कान आंख नाक मुंह खोल के सुनना सब। यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक कर देते, सुनना ध्यान से। in dissolution, if no information is given about a particular asset, then we ignore it. But if no information is given about a particular liability, then we pay it off at book value. In dissolution, if no information is given about a particular asset,
then we ignore it. But if no information is given about a particular liability, then we pay it off at book value. म्हणजे काय, एसेट का इन्फो नहीं है तो देखने का ही नहीं, मारो गोली. बट लायबिलिटी का इन्फो नहीं है तो छोड़ नहीं देने का, उसको पे ऑफ करने का एट बुक वैल्यू. जॉक मार के पे ऑफ करने का बुक वैल्यू. व्हाई आर वी डूइंग दिस अजम्पशन? व्हिच कांसेप्ट? कंजर्वेटिव. पे ऑफ द लायबिलिटीज. ओके, कुछ नहीं दिया तो लायबिलिटी तो पूरा पैसा मांगेगा, पे ऑफ कर दो. एसेट का कुछ नहीं दिया तो जीरो वैल्यू, अज्यूम द वैल्यू इज जीरो. गॉट इट? सुना ध्यान से क्या बोला? इफ नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन अबाउट अ पर्टिकुलर एसेट, इग्नोर. बट इफ नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन अबाउट अ पर्टिकुलर लायबिलिटी, पे ऑफ. यहाँ पे क्रेडिटर को छोड़ देना है कि पे ऑफ करना है? पे ऑफ, जरूर पे ऑफ. Sir, we would assume that on selling the asset we do not get anything. Sorry? If no info is given about asset, then we assume that on selling the asset we get no cash, right? Commission receivable you are talking about, right? No. Any asset, if nothing is given about it, then we would still assume that we have transferred it to realization, and on selling it, we get no money. We get no money, zero value. The sale value is zero. That is what it is. Now, to bank account, you pay off your creditors. कितने पे पे ऑफ करना है creditors? कितना चुकाओगे? 15,000 बुक वैल्यू. और कुछ चुकाना है वो भी इसमें ऐड करो. क्रेडिटर्स तो चुकाना ही है. और क्या है? पढ़ो. डिसोल्यूशन एक्सपेंस दिख रहा है आपको? डिसोल्यूशन एक्सपेंस 2000 अभी आया था लास्ट सम में भी. ये हर एक सम में दिखेगा, ये हर एक सम में दिखेगा. और ये तो जक मार के चुकाना ही है, नहीं तो प्रोसेस ही अटक जाएगा. डिसोल्यूशन एक्सपेंस 2000. और कुछ एक्स लोन को चुकाना है. क्या एक्स लोन को यहीं से चुका दूं मैं रियलाइजेशन से? नो, वो रियलाइजेशन से नहीं, वो अलग अकाउंट में वहां से. और कुछ है लायबिलिटी साइड पे, खत्म. टोटल करो कितना आता है? ये 17,000 आता है. जैसे एसेट टेकन ओवर था ना, वैसे लायबिलिटी टेक ओवर भी हो सकता है. व्हाट इज द एंट्री फॉर लायबिलिटी टेकन ओवर नॉर्मली? लायबिलिटी टू कैपिटल. लायबिलिटी टू कैपिटल. लेकिन इधर क्या करो? रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन. तो शॉर्टकट क्या है? बहुत सिंपल सा शॉर्टकट है. एसेट बेचा ना तो बाय बैंक, लायबिलिटी पे ऑफ किया तो टू बैंक. एसेट टेकन ओवर है तो बाय कैपिटल, लायबिलिटी टेकन ओवर है तो टू कैपिटल. दिस इज द शॉर्ट. आगे सम्स के साथ अपने आप आपको आए. यही करना है हर एक सम में. तो रियलाइजेशन में टू बैंक, व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग एंट्री नाउ यू? रियलाइजेशन में टू बैंक पे ऑफ कर दिया तो बैंक में क्या है? बाय रियलाइजेशन. बाय रियलाइजेशन. बैंक में बाय रियलाइजेशन 17,000. ये लिख दिया है ना. बैंक में बाय रियलाइजेशन 17,000. नाउ are all the assets sold off and all the liabilities paid off? कि कुछ बाकी है? लोन बाकी. गो टू लोन, एक्स लोन. अभी एक्स लोन के बारे में अगर कुछ नहीं दिया होता तो क्या करते आप? छोड़ देते कि पे ऑफ करते? पे ऑफ. कितना पे ऑफ करते? बुक वैल्यू. बुक वैल्यू. लेकिन क्वेश्चन पढ़ो क्या दिया है. एक्स अग्रीड टू एक्सेप्ट 1500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन अकाउंट. तो कितने में सेटल किया लोन को आपने? 1500 में पे ऑफ किया. तो पहले मुझे बताओ लोन रिपे करने की एंट्री क्या होगी? वुड इट बी रियलाइजेशन टू बैंक या लोन टू बैंक? लोन टू बैंक. Here why won't you pass realization to bank? We have shown separate अलग अकाउंट है. जैसे कैपिटल में लिखा ना टू कैश लास्ट सम में, कैपिटल भी सेपरेट अकाउंट है, ऐसे लोन भी सेपरेट अकाउंट है. दोनों में टू कैश अलग से दिखेगा. तो लोन में लिखना है टू बैंक, लोन में लिखना है टू बैंक, बट कितना? 1500 की 2 1500. और बैंक में क्या आएगा? बाय एक्स लोन. बाय एक्स 1500. अभी गम्मत देखना, लोन चुकाना था 2000 लेकिन चुकाया 1500. तो बिजनेस का क्या हुआ? रियलाइजेशन. गेन हुआ. गेन हुआ कि नहीं? तो ये 1500 का गैप दिख रहा है आपको लोन अकाउंट में? ये 1500 का गैप आएगा ही आएगा.
2000 है टोटल, और इधर गैप आ रहा है 500 का गैप आएगा, सॉरी 500 का गैप आए। ये 500 का गैप किधर जाने? कैपिटल। ये गेन है ना, गेन इज ट्रांसफर टू कैपिटल, राइट? लेकिन डायरेक्टली कैपिटल में मत डालो, पहले किधर डालो? रियलाइजेशन। रियलाइज। इधर लिख देने का टू रियलाइजेशन, और रियलाइजेशन में क्या है? बाय एक्स। बाय एक्स लोन। तो अपने को ये भी थोड़ा नया पार्ट है ये सब में। बाय एक्स लोन अकाउंट 500 रुपया, ये क्या है? गेन ऑन एक्स लोन। कैसा गेन हुआ ये समझा पहले आपको? एक्स लोन कितना चुकाना था मुझे बताओ। हाउ मच एक्स लोन वी वर सपोज टू पे? 1500, 2000. We were supposed to pay 2000, but how much did we pay? 1500. ज्यादा पे किया कम पे किया? कम पे किया। तो फायदा हुआ कि नुकसान? फायदा हुआ कि नुकसान? फायदा। फायदा किधर जाएगा? Where do you record रियलाइजेशन? तो इसमें टू रियलाइजेशन, एक्स लोन में टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में बाय एक्स लोन। लेकिन सर हमने बाकी कोई एसेट और लायबिलिटी का तो प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड ही नहीं किया। बाकी सब एसेट लायबिलिटी का प्रॉफिट लॉस तो किया ही नहीं रिकॉर्ड, इसका क्यों किया गेन 500 रुपया? हाँ, इंटरनल लायबिलिटी सेपरेट अकाउंट। सेपरेट अकाउंट, इंटरनल लायबिलिटी सेपरेट अकाउंट में था, इसके लिए इसका गेन रिकॉर्ड हुआ। बाकी सब एसेट लायबिलिटी किधर पड़े हुए? रियलाइजेशन में पड़े हुए हैं, तो उनका गेन लॉस अलग से रिकॉर्ड नहीं करना है। बात समझ आई? सुना क्या बोला? एक्स लोन इज अ सेपरेट अकाउंट, उसमें गेन लॉस है तो रियलाइजेशन में जाएगा। बाकी कोई एसेट लायबिलिटी का गेन लॉस रिकॉर्ड नहीं करना, वो लास्ट में हो जाए क्रेडिट माइनस डेबिट। सपोज 2000 के जगह एक्स लोन को 3000 चुकाया होता तो क्या होता? 2000 के जगह 3000 पे ऑफ किया होता तो क्या होता? रियलाइजेशन डेबिट तो लॉस होता ना। तो ये साइड गैप आता 1000 रुपए का, तो इधर क्या लिखते क्रेडिट साइड पे? बाय रियलाइजेशन। और रियलाइजेशन में 2x, that would have been the loss. So ये पार्टनर्स लोन में ही पॉसिबल है, कुछ गैप आए कुछ गेन लॉस हो तो रियलाइजेशन में डाल देना। आगे भी आएगा काफी सम्स में। बस हो गया आपका प्रॉब्लम खत्म। एसेट सोल्ड ऑफ, लायबिलिटी पेड ऑफ, खत्म। प्रॉफिट लॉस ढूंढो, ट्रांसफर करो। व्हाट इज योर प्रॉफिट और लॉस? टोटल करो। टोटल करो। 1,02,800। डेबिट बढ़ा है? हाँ, डेबिट बढ़ा। तो इज इट अ गेन और अ लॉस? लॉस। किसको जाएगा ये लॉस? बाय पार्टनर कैपिटल, दोनों को जाएगा, एक्स कैपिटल वाई कैपिटल। करो कितना आ रहा है ये लॉस? डेबिट माइनस 18,000 आ रहा है, 9,000 9,000 ईच। अच्छा 9 ईच। तो टैली किया क्या पूरा एंड तक? हाँ। अरे वाह, वेरी गुड। बाय पार्टनर कैपिटल का करस्पॉन्डिंग एंट्री? टू रियलाइजेशन। टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन, दैट इज 9,000 9,000। लास्ट में कैपिटल बंद करो और मुझे बताओ, वुड यू हैव एनी बैलेंस इन कैपिटल? क्या लिखना है यहाँ पे जो भी बैलेंस आएगा? टू कैश। टू कैश, यहाँ पे टू बैंक है तो टू बैंक। पे ऑफ, ओके। कोई बैलेंस वैलेंस मत लिखना, कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा है आपका बिजनेस। तो दिस इज 44,000, दिस इज 44,000, and this is 35,000, and this is 34,000, this is 34,000, this is how much? 8,000. Am I right? Difference is 8. Is that correct? कैपिटल में टू बैंक, तो बैंक में क्या आएगा? बोलो। कैपिटल में टू बैंक, तो बैंक में बाय कैपिटल, तो इधर आ जाएगा बाय एक्स कैपिटल। एक्स कैपिटल को चुका दो 35, और ये बाय वाई कैपिटल, ये वाई कैपिटल को चुका दो, दैट इज 8,000। and automatically what will happen in your bank account?
61,500. Will it tally or will it have a difference? Tally. सेल्फ टैली हो जाएगा क्योंकि बैंक में जो पैसा था हमने कैपिटल को दे दिया. कोई भी अकाउंट में आपको बैलेंस नहीं दिखने वाला. कोई भी अकाउंट. रियलाइजेशन प्रॉफिट गया, पार्टनर लोन रियलाइजेशन में डिफरेंस चला गया, कैपिटल का डिफरेंस बैंक में चला गया, बैंक टैली. कोई भी अकाउंट में डिफरेंस नहीं दिखना. हर एक अकाउंट खत्म, बंद. दैट इज डिसॉल्व. संपला. ओके. ऑल फॉर द डे. प्रिपेयर फॉर द टेस्ट. आज शाम को प्रैक्टिस है 7:30 to 9. कम एट क्लास एंड प्रैक्टिस. ओके. एंड कल है 2 to 3:30 वाला जो स्लॉट में आया था लास्ट टाइम, वही स्लॉट में आना है. 3:30 वाले को 3:30 में आना है. ओके. और जो लोग एब्सेंट थे उन सबको 2 o'clock. 3:30 में कोई जगह नहीं है, 2 o'clock. एंड नो ऑनलाइन. हाँ, नो ऑनलाइन ऑप्शन, ओनली ऑफ. ऑल ऑफ यू हैव टू कम एट द क्लास एंड गिव द टेस्ट. ओके. ऑल द वेरी बेस्ट. एंड कल रिवाइज करना है इसको, परसों हम लोग वापस क्लास में कि वो स्कूल में? स्कूल इंग्लिश मीडियम, एसपीटीटी इंग्लिश मीडियम. मैं डालता हूँ ग्रुप. डाउट है तो रुको, अदरवाइज यू कैन. Thank you so much. Bye.